Hello students, good evening. Good evening beta, good evening and happy new year to all of you. Happy New Year to थैंक यू sir. सर, हैप्पी न्यू सर। हाँ बेटा, देखो लास्ट क्लास के अंदर हमने एस ब्लॉक कंप्लीट किया था। अब जो हम पी ब्लॉक का कुछ पार्ट है हमारे सिलेबस में इसमें, तो उसको डिस्कस करेंगे हम। इसके टू पार्ट्स हैं, देयर आर टू पार्ट्स। फर्स्ट इज रिलेटेड विद द बोरोन फैमिली एंड सेकंड विद द कार्बन फैमिली। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ये भी सब्जेक्टिव है, थियोटिकल है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में के अंदर हमारा फर्स्ट है बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो हम डिस्कस करते जाएंगे। पहले बेसिक, फिर हम कुछ इनकी स्ट्रक्चर और इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे। तो बोरोन फैमिली में यू नो कि ये जो पुरानी पीरियोडिक टेबल थी उसके अकॉर्डिंग कौन सा ग्रुप था आपका? थर्ड ए ग्रुप। और रिसेंटली ये जो है वो 13th ग्रुप है। ओल्ड स्कीम के अंदर थर्ड ए था, अब रिसेंटली 13 है। और इसमें जो हमारे पास मेंबर हैं वो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम है। तो कुछ तो पीरियोडिक टेबल वाला ही पार्ट आ जाएगा बेटा स्टार्टिंग में। ये जो मैंने आपसे शेयर कर रखा है, फॉन्ट छोटा है या थोड़ा बड़ा करूं या ओके है? सर थोड़ा बड़ा, अब सही है सर सर। अब ठीक है। अब ठीक है बेटा? हाँ यस सर। हाँ। तो इसमें देखो, पहले हमारे पास जो पॉइंट लिया हमने कि बोरोन फैमिली हमारे पास जो ये चीजें हमें आइडिया है उसके बारे में, टोटल 6 एलिमेंट होते हैं। ग्रुप थर्ड है, लेकिन ग्रुप थर्ड जो है ये ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग है ग्रुप थर्ड। इसमें आपके बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम एंड थेलियम है। और आगे वाला जो कोई आएगा तो उसका एटॉमिक नंबर जो होगा 103 होगा बेटा। तो लास्ट वाला मेंबर अगर मैं 113 करूं तो 113 को क्या नाम देंगे आप? नेक्स्ट अगर आपसे पूछ ले बोरोन फैमिली में जो नंबर आएगा, तो पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा आपने, उसका एटॉमिक नंबर 113 होगा, और हम ट्राई है ना। इसलिए इसको अन अन ट्री यूयूएनटी, एम हाँ, या ट्रियम बोलेंगे अपने। तो अगर कोई पूछे आपसे तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, आप बोलेंगे 113 एटॉमिक नंबर वाला होगा। और उसका नाम हम जो देंगे वो देंगे अन अन ट्रियम, अनन ट्रियम। कोई भी आप जो भी जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आपके पास, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आएगा बेटा n-1 में आउटर मोस्ट शेल के जो होंगे आउटर मोस्ट शेल में n के अंदर आउटर मोस्ट में 2 और p में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ns2p1। अगर आगे d है तो वैकेंट होगा, f है तो वैकेंट होगा आपका, बिकॉज आउटर मोस्ट शेल में ये 3 इलेक्ट्रॉन होती हैं। कोई सा भी, चाहे बोरोन का मेंबर हो चाहे या किसी का मेंबर लिखो। जैसे मान लो बोरोन है तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में 2sp1 लिखूंगा ना। और एल्यूमिनियम का हो जाएगा तो 3s2p1, गैलियम का 4s2p1, ऐसे चलता जाएगा, 5s2p1 और 6s2p1 आ जाएगा। तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड ही चीज है, इसलिए हम जो पॉइंट होगा वो काम का है, सिर्फ वो डिस्कस कर लेते हैं। बाकी थ्योरी से हमें ज़्यादा जो रिलेटेड चीज़ें हैं नहीं। तो एक तो देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला पॉइंट। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है वैसे? आपको पीरियोडिक टेबल में ध्यान होगा डिग्री डिक्रीज होती है, लेकिन यहाँ देखो पहले डिक्रीज हो रही है बोरोन 2, फिर होगी 1.5, और अगेन यही ओनली वन ग्रुप है जिसके अंदर नीचे जाने पर इंक्रीज होती है। डिक्रीज की बताए क्या हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए भाई इन विच ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जनरली डाउन द ग्रुप इंक्रीजेज, तो ऑलवेज डिक्रीजेज नहीं होती, यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो कौन सी फैमिली आ जाएगी? बोरोन फैमिली। तो इसमें अगर आपसे ये क्वेश्चन भी कभी भी मिल सकता है आपको कि इन बोरोन फैमिली एलिमेंट विद लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो सबसे लोवेस्ट देखो किसका है? सबसे लोवेस्ट एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। अनएक्सपेक्टेड है ना बेटा, देखो कि जनरली हम नहीं सोचते, लेकिन अनएक्सपेक्टेड है। तो ये जो है मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन बोरोन फैमिली में मिनिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम इन बोरोन फैमिली। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है उन पे ध्यान देना है आपने, इस तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। क्लियर बेटा? ये चीज क्लियर यस है? सर।
दूसरा, अब जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक्सेप्शनल केस है, वैसे ही अगर आप इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी देखोगे बेटा, जो फर्स्ट वाली आयोनाइजेशन एनर्जी, वो भी आपकी अनएक्सपेक्टेड है। तो ये एक दो बार एडवांस में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसके लिए मैं आपको यहाँ ट्रिक लिख रहा हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू के लिए नॉलेज क्लाउड में। तो इस ट्रिक से याद रखते हो आप, आयोनाइजेशन एनर्जी, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है उसी की बात कर रहे हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसको याद रखना है, बी टेक गेल इन इंडिया, बी टेक गेल इन इंडिया, बीटेक गेल इन इंडिया। तो देखो, बीटेक आप डिग्री करते हो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है वो, कौन सी डिग्री करते हो आप? बीटेक। और गेल, गेल एक कंपनी है ना, इंजीनियरिंग इंजीनियर्स की कंपनी है एल्यूमिनियम बनाने वाली। Yes. तो गेल है तो जी ए और ए एल, तो जिस, और इंडिया में है वो, है ना। तो आप इसको क्या याद रखोगे, इस हिसाब से याद रखना है। कैसे याद रखना है आपने? बी मतलब बोरोन, तो बोरोन का आईपी वैल्यू सबसे ज्यादा, बी मतलब बोरोन। बोरोन के बाद देखो मैंने सेकंड नंबर क्या दिया है बेटा, टी वाला, टी मतलब सीधा थेलियम आ जाएगा बेटा, सेकेंड नंबर थेलियम। तो काफी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, दैट्स वाई सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्किंग इन योर एग्जाम। तो देखो, बोरोन के बाद फिर थेलियम आ रहा है, एंड आफ्टर थेलियम यू कैन फाइंड जी ए, जी ए मतलब Gallium. गैलियम, गैलियम। मतलब गैलियम। तो फिर गैलियम आएगा, देन फिर देखो आप, फिर आपको मिलेगा ए एल, ये कंबाइन ही ले लिया मैंने, ए एल, फिर हमने ले लिया ए एल, फिर एल्यूमिनियम, और लास्ट में देखो आप, तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। ऐसे ट्रिक बना के याद करोगे तभी बेटा याद रहेंगी ये चीजें। ए एन, आई एन मतलब इंडियम, और इधर से इधर जो आ रहे हैं बोरोन, थेलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, तो ये जो आईपी वैल्यू या आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो किससे याद रखेंगे बेटा, ट्रिक क्या याद रखेंगे? BTech Gale in India. बीटेक गेल इन बीटेक गेल इन इंडिया, डाउन 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 में याद रखना है। ये भी ऐसा भी भूल जाते हैं ना कि ये डाउन में है या इंक्रीज में, तो डाउन में याद रखना है, बीटेक गेल इन इंडिया। तो बोरोन सबसे ज्यादा, फिर थेलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम एंड इंडियम। तो देखो आपने दोनों ही चीजों में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट फाइंड किए। किस किस के अंदर? आपने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो जनरली क्या होती थी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती थी, यहाँ पर फर्स्ट मेंबर की तो सबसे ज्यादा है, और उसके बाद जो हो रही है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। उसके बाद एल्यूमिनियम से थेलियम कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। एंड सेकंड देखो, जो आपने अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट फाइंड किया वो किसके अंदर आया आपका? आईपी वैल्यू में। आईपी वैल्यू में बीटेक गेल इंडिया, बोरोन सबसे ज्यादा, फिर थेलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। क्लियर? यस सर। Yes. फिर देखो आप, इसके बाद आप जाओगे, जैसे मेल्टिंग पॉइंट की बात करोगे, तो मेल्ट जो होता है गैलियम, यू नो, गैलियम को हाथ में रखते ही मेल्ट हो जाता है Yes. गैलियम। तो Yes, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट देखोगे आप, वैसे डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट नो इश्यू डिक्रीज होगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड जो मिल रहा है वो किसका मिल रहा है? Gallium. गैलियम का। तो आपसे पूछा जाएगा कि मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट, देन आप गैलियम बताओगे। बाकी आपका बॉइलिंग पॉइंट का जो है वो ऑर्डर यूजुअली है। फिर आप दूसरी चीज जो आप पाओगे, तो जो डेंसिटी है वो भी जनरल है, इंक्रीज हो रही है, और कोई इसमें आपका पॉइंट नहीं है। तो ये पॉइंट्स जो मैंने आपको तीन बताए हैं वो ध्यान रखने हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। कौन कौन से ध्यान रखने याद रह जाएंगे बेटा? Yes. एक आपका किस में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, बोरोन की सबसे ज्यादा, एंड अगेन एल्यूमिनियम से आगे डिक्रीज जाएगी। सेकंड आईपी वैल्यू, बीटा गेल इन इंडिया वाला याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, नो इशू, बट सबसे मिनिमम किसका होगा? Gallium. गैलियम का, मिनिमम जो होगा गैलियम का। क्लियर बेटा? डन करते जाना जिससे मैं आगे चलता जाऊं। डन सर। Yes. देखो बेटा फिर, और इसको डायग्रामेटिकली भी दिया है, देखो आईपी वैल्यू को, और ये देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला स्केल, ऐसे ग्राफ बना के एग्जाम में आ सकता है आपका। देखो पहले पोलिंग में बोरोन का सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम का डाउन, फिर अगेन इंक्रीज हो रहा है, देख रहे हो आप यहाँ इधर से। Yes, sir. तो यस सर। वो तो मैंने आपको ट्रिक से याद करा ही दी, अब वो तो याद रह जाएगी आपको। अपने आगे बढ़ते हैं इससे। इसके बाद देखो आप यहाँ आ जाओ, आप आयनाइजेशन एनर्जी वाला बात हो गया, बीटेक गेल इंडिया। अब देखो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी, केमिकल
प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आप एयर से स्टार्ट करते हो जब भी रिएक्शन स्टार्ट करते हो, और यू नो जब भी एयर की बात आती है तो एयर में मतलब आपको जो जो एयर में कंपोनेंट मिलते हैं, तो आपने अपना थॉट ब्रॉड रखना है बेटा। एयर में क्या क्या होता है देखो, सबसे ज्यादा तो क्या होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फिर सेकंड नंबर पे क्या होता है ऑक्सीजन, फिर एयर या मॉइस्चर या CO2 वगैरह भी होती हैं ये, है ना। ये एयर क्या मॉइस्चर एयर तो है ही। Yes, sir. तो जब कभी क्वेश्चन में क्या है कि जब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो वो आपको बड़ा लॉजिकली जवाब देने होते हैं। मेडिकल में तो सीधा सीधा हो जाता है एयर का मतलब ऑक्सीजन है, लेकिन इंजीनियरिंग में हो तो आपको एयर का मतलब जो जो कंपोनेंट है सारे बेटा अपने दिमाग में रखने हैं कि एयर आ गई तो एयर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेना है, यहाँ पर नाइट्रोजन भी सोचना है, ऑक्सीजन भी सोचना है, मॉइस्चर भी सोचना है, CO2 भी सोचना है ना। हाँ, इन जनरल मेजोरिटी ऑफ देखना है तो वो ऑक्सीजन से आपने देखना है। जैसे मैंने बोल दिया एयर, तो यहाँ एयर में एक तो आप ऑक्सीजन से तो लोगे ही बेटा, तो जो इम्प्योर बोरोन जो होती है वो इम्प्योर बोरोन एयर में ऑक्साइड बनाती है, लेकिन प्योर बोरोन जो होती है वो लेस रिएक्टिव होती है, वो ऑक्साइड जनरली नहीं बनाती प्योर बोरोन। ये फर्क है दोनों में, प्योर बोरोन लेस रिएक्टिव है, तो बोरोन जब रखते हैं तो O2 से भी फर्स्ट मेंबर बोरोन का ऑक्साइड बनाता है। लेकिन यू नो कि जो एल्यूमिनियम होता है, जैसे जैसे जो हवाई जहाज प्लेन वगैरह जो होते हैं उनकी बॉडी एल्यूमिनियम की बनी होती है ना, तो उनकी एल्यूमिनियम की बनी होती है, तो वो एल्यूमिनियम रिएक्ट इन एयर फॉर्मिंग इट ऑक्साइड, और उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है। तो एल्यूमिनियम वैसे बहुत चमकीला होता है बेटा, बहुत शाइनिंग होता है, लेकिन आप देखोगे कुछ टाइम के बाद ना वो ऐसे मटमेला सा लगने लगता है दिखने में, कोई एल्यूमिनियम की चीज होती है। उसका रीजन ये होता है कि एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। तो हम कहेंगे कि एल्यूमिनियम जो है ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, बस एल्यूमिनियम अपने ऊपर क्या बना देता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर होता है, Oxide. प्रोटेक्ट कर देता है। ऑक्साइड तो बनना ही है। और गैलियम और इंडियम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एयर के साथ कोई रिएक्शन नहीं देती, नॉट अफेक्टेड बाय एयर। और थेलियम जो होता है वो ऑक्साइड बनाता है। थेलियम, इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, थेलियम, क्योंकि थेलियम जनरली ऑक्साइड बना देता है। तो थेलियम सरफेस पे होता है, इसीलिए जो थेलियम को कहाँ पे रखा जाता है, सीधा डायरेक्ट नहीं रखा जाता, उसको ऑयल के अंदर डाल के रखा जाता है। तो ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी में हम देखें तो गैलियम और इंडियम बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, एल्यूमिनियम भी रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ सरफेस के ऊपर अपनी प्रोटेक्टिंग लेयर बना देता है। और Layer. बोरोन भी जो प्योर है वो रिएक्ट नहीं करता है। तो रिएक्ट करने वाला कौन सा हुआ ऑक्सीजन के साथ, सिर्फ थेलियम, Helium. क्योंकि उसमें मेटेलिक कैरेक्टर बहुत हाई आ जाता है। मैंने जैसे आपको बोला कि जब एयर की बात आती है तो यू विल नॉट थिंक ओनली अबाउट द ऑक्सीजन, बट यू नीड टू थिंक अबाउट द मॉइस्चर एंड नाइट्रोजन एटसेट्रा, है ना। तो इसलिए आप रिएक्शन विद वाटर भी सोचोगे बेटा, रिएक्शन विद वाटर। अब वाटर दो टाइप का होता है, एक तो जो मॉइस्चर में होता है वो वाला, अब और एक स्पेशली वाटर दे रखा हो तो स्पेशली वाटर के साथ हम रिएक्शन करते हैं। तो वाटर के साथ रिएक्शन देखो, बोरोन इज नॉट अफेक्टेड बाय नॉर्मल वाटर और स्टीम अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, मतलब बोरोन रिएक्ट ही नहीं करता है। एल्यूमिनियम जो है वो इवन रिएक्ट कर देता है कोल्ड वाटर। सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना, ना ज्यादा कोई क्वेश्चनिंग बनती है। और इसका रीजन क्या होता है एल्यूमिनियम विद कोल्ड वाटर, इट्स ऑक्साइड लेयर इज नॉट प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस। गैलियम और इंडियम, ये जो गैलियम और इंडियम होते हैं वो देखो नॉट अफेक्टेड बाय कोल्ड और हॉट वाटर अनलेस एयर इज प्रेजेंट। अगर उसका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा गैलियम और इंडियम का तभी आके ऑक्साइड बनेंगे, तभी वो वाटर में डिजोल्व होगा। तो थेलियम जो है वो आपका मोइस्ट इन मोइस्ट एयर। थेलियम जो है मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो आपने रिएक्शन ऊपर देखा एयर के साथ भी कौन रिएक्ट कर रहा था, सिंपली एयर के साथ भी थेलियम कर रहा था, तो वाटर के साथ भी सिंपली कौन रिएक्शन करेगा, थेलियम। तो मोइस्ट एयर के साथ जनरली थेलियम रिएक्ट करता है। अब फिर हमारे पास जब इसके साथ रिएक्शन आ जाती है एयर और वाटर के बाद, तो फिर हम करते हैं एसिड के साथ रिएक्शन। इनकी रिएक्शन एसिड के साथ, एसिड्स में अब रिएक्शन देखोगे तो ये इसको यहीं क्लोज कर देते हैं। एयर में ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, नाइट्रोजन पे आ जाओ बेटा पहले। तो नाइट्रोजन में देखो ऑल दीज एलिमेंट कंबाइन विद हेलोजन, एक तो हेलोजन फॉर्मिंग कॉस्मोन हैलाइड, बोरोन एंड एल्यूमिनियम कंबाइन विद नाइट्रोजन। ये देखो हमें तो सिर्फ नाइट्रोजन के बारे में सोचना है अभी। तो नाइट्रोजन के बारे में कौन रिएक्ट करता है, बोरोन एंड एल्यूमिनियम। बोरोन और एल्यूमिनियम जो होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं नाइट्रोजन से, और एल्यूमिनियम का नाइट्राइड और बोरोन का नाइट्राइड बनाते हैं, बोरोन का नाइट्राइड एंड
इसका नाइट्राइड। दूसरा पॉइंट ये है कि बोरोन जो आपका है, इसमें एसिड बेस के साथ क्या रिएक्शन है, अब देखते हैं हम। एसिड बेस, फिर इस कैटेगरी में आ जाओगे एसिड बेस में। तो पहले एसिड के साथ देखो, तो बोरोन इज नॉट अफेक्टेड बाय नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते, जैसे HCl से अफेक्ट नहीं होता है, एंड डाइल्यूट H2SO4 से अफेक्ट नहीं होता है। तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग लाइक नॉट अफेक्टेड बाय नॉन ऑक्सीडाइजिंग HCl डाइल्यूट व्हाइल अदर एलिमेंट डिसॉल्व फॉर्मिंग ट्राइवेलेंट साल्ट। बोरोन को छोड़ करके, इसका मतलब कौन रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ बोरोन रिएक्शन नहीं कर रहा, बाकी जितने मेंबर हैं वो रिएक्ट कर जाएंगे। जैसे एल्यूमिनियम में साल्ट बना लेगा, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, H2SO4 के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। ऐसे ही देखो, एल्यूमिनियम एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो एल्यूमिनियम एसिड के भी साथ रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। मैंने वहां आपको ऑक्साइड्स पे बताए थे कि जो दोनों के साथ रिएक्ट करता है उसकी नेचर को क्या बोलते हैं हम, एम्फोटेरिक नेचर। तो एसिड और बेस से एल्यूमिनियम दोनों एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेगा। बोरोन जो है वो एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन बेस से रिएक्ट करेगा। इसमें सिर्फ आपको वो पॉइंट ध्यान देने हैं जो आपको जितने, जैसे ये एनसीईआरटी में जो गिवन है, बस यही वाले पॉइंट आपको ध्यान देने हैं इसमें। बाकी पॉइंट्स पर आपने कोई ज्यादा नहीं पॉइंट देना, जो काम के पॉइंट आएंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो यहाँ पर हम ये सारे पॉइंट्स अभी कर लेंगे हम, इम्पोर्ट ट्रेंड। तो यहाँ पर आप इनमें एक एक एलिमेंट की केमिस्ट्री में आओ, इधर कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है आपके पास। इधर यही चीज़ है तो इधर आ जाओ। अब देखो नोट्स में आ जाओ, कुछ जनरल चीज़ें थी जो वहाँ से पढ़ ली हमने। यहाँ से देखो, इसमें फर्स्ट मेंबर हमारे पास क्या है बेटा, बोरोन। तो पहला क्वेश्चन, ये सब इंपॉर्टेंट है, अब जो मैं ये नोट्स दे रहा हूँ ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला ही पॉइंट देखो, प्रिपरेशन ऑफ बोरोन। आप बोरोन को कैसे बनाते हैं, तो बोरोन को डिफरेंट केमिकल से बनाया जाता है। जैसे फर्स्ट केमिकल है फ्रॉम बोरेक्स, तो बोल रहे हैं बोरेक्स, बोरेक्स से बनाते हैं। नंबर 2 कोलेमेनाइट ओर, इसको जैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो वैसे ही इसको आप कोलेमनाइट ओर से एक्सट्रैक्ट करोगे, उनके फार्मूले याद करने हैं। और तीसरा हम बनाते हैं बोरिक एसिड से। तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद करना है, देखो बोरेक्स का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, ये फार्मूला याद करना है, Na2B4O7 10H2, Na2B4O7 10H2, ये जनरल फार्मूला, स्ट्रक्चर नहीं है, Na2B4O7 10H2। फिर है आपका कोलेमनाइट ओर, कोलेमनाइट ओर है Ca2B6O11.5H2। अभी इनकी स्ट्रक्चर भी याद कराऊंगा, रटेंगे नहीं, समझेंगे कि ये स्ट्रक्चर बनी कैसे और इससे ये कैसे निकलेगा। तो बोरिक एसिड का फार्मूला जनरल होता है H3BO3। तो इसमें देखो आप कैसे तैयार करोगे इसको, जैसे आपके पास मान लो बोरेक्स है, पहले वाला देखो बोरेक्स, बोरेक्स का फार्मूला क्या लिखा था हमने बेटा, देखो Na2B4O7। वाटर लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो एक बार मत लिखो रिएक्शन बनाने के लिए। तो Na2B4O7 का कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है बेटा, बोरोन वाला या H2SO4 वाला? स्ट्रॉन्ग एसिड
H2SO4 वाला है, बोरोन वाला जो होता है वो वीक एसिड है, इधर ये सोडियम है, ये सॉल्ट बना हुआ है, तो ये वीक एसिड को रिप्लेस कर देगा H2SO4। तो Na2B4O7 को जैसे हम रिप्लेस करेंगे वो स्टेप टू स्टेप होगा, रिप्लेस होगा तो ये रहा देखो Na2B47 बोरिक एसिड को रिप्लेस बाहर कर देगा ये। लेकिन होगा कैसे, Na2B47 कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्ट करेगा, पहले दोनों Na रिप्लेस हो जाएंगे, ये अपने दोनों H दे देगा तो H2B4O7 बन जाएगा, और पीछे जो रह जाएगा वो हमारे पास NaHSO4 के 2 पार्टिकल रह जाएंगे। अब H2B4O7 फर्दर कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्ट करेगा, तो कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्ट करके ये H3BO3 मतलब बोरिक एसिड बना देगा, और आपका बाकी H2SO4 अलग हो जाएगा। तो नेट रिएक्शन हम लिख सकते हैं कि Na2B4O7 कंसंट्रेट H2SO4.5H2 भी लेना है तो ले लो, बना देगा H3BO3 एंड NaHSO4। H3BO3 बोरिक एसिड होता है, तो सिंपली Na2B4O7 बोरेक्स था, बोरेक्स का आपने स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 से रिएक्शन कराया तो बोरोन वाला एसिड बाहर आ गया, आपका बोरिक एसिड बाहर आ गया। अब रहा बोरिक एसिड, जब बाहर आ गया तो आपको तो बोरिक एसिड से भी बोरोन चाहिए। अब बोरिक एसिड को आपने हाई टेम्परेचर पर गर्म करना स्टार्ट किया तो बोरोन का ऑक्साइड आ गया बाहर, बोरोन के ऑक्साइड हीटिंग इफेक्ट देखा था हमने। जनरली सिर्फ डायरेक्ट मेटल किस में मिली थी, आप याद करो पिछली क्लास मेरी, डायरेक्ट मेटल किस में मिला था आपको, कौन से ऑक्साइड्स में मिले थे जो नेटिव वाले थे, मरकरी, प्लेटिनम और गोल्ड, ये उनमें, तो बाकियों में तो ऑक्साइड ही मिलते हैं। तो जैसे ही आप हाई टेम्परेचर पर इसको हीट करोगे तो बोरोन ऑक्साइड मिल जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बोरोन ऑक्साइड से ऑक्सीजन को बाहर निकालना पड़ेगा। तो बाहर निकालने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए जो इसको रिड्यूस कर दे, क्योंकि यहाँ पर बोरोन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ के आए, एल्कली मेटल होते हैं, एल्कली या एल्किलाइन अर्थ मेटल, इनमें किसी से भी रिएक्शन करा दो, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम या मरकरी, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, किसी से रिएक्ट करा दो आपको बोरोन बाहर मिल जाएगी। साइड प्रोडक्ट डिपेंड करेगा आप क्या ले रहे हो, सोडियम ले रहे हो तो Na2O, पोटेशियम ले रहे हो तो K2O, एल्यूमिनियम ले रहे हो तो Al2O, मैग्नीशियम ले रहे हो तो MgO। तो प्रिपरेशन ऑफ बोरोन जो है आप इसका फॉर्मेशन कर सकते हो, प्रिपरेशन ऑफ बोरोन, तो पहले फॉर्मेशन ऑफ B2O3 कर दो और बाद में रिडक्शन ऑफ B2O3 कर दो। देखो बोरेक्स से याद हुआ कि नहीं हुआ, बोरेक्स का फार्मूला याद करना है, Na2B4O7 इनऑर्गेनिक है, देखो कुछ भी रटने वाली केसेस नहीं है, लगता है ऐसे है कि जैसे हमें रटना पड़ता है। Na2B4O7 की आपने किससे रिएक्शन करवाई, स्ट्रॉन्ग एसिड से, कंसंट्रेट H2SO4 थे, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड से कराएंगे तो इस एसिड का सॉल्ट बन जाएगा और बोरोन का एसिड बाहर आ जाएगा, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड जब बाहर आ गया तो उसको हीट कर दिया, जब बोरिक एसिड किसी चीज को भी हीट करते हो तो ज्यादातर अपने ऑक्साइड बना लेते हैं बेटा, तो क्या बन गया, बोरोन का ऑक्साइड। बोरोन का ऑक्साइड B2O3 होता है। अब B2O3 में ऑक्सीजन को हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई रिड्यूसिंग एजेंट से प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन को रिमूव करना पड़ेगा। ये आपके एल्कली या एल्किलाइन अर्थ मेटल या एल्यूमिनियम हो सकता है, तो सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम लेके ऑक्सीजन हटा सकते हो और बोरोन आपको मिल जाएगा। तो स्टेप सिंपल से हुए, पहले आपने बोरेक्स से बोरिक एसिड बनाया, बोरिक एसिड से बोरोन का ऑक्साइड बनाया, बोरोन के ऑक्साइड का रिडक्शन करके बोरोन कर लिया। क्लियर हो गया याद? यस सर। तो इस तरीके से आप जो है बोरोन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट फर्स्ट आपको याद रखना पड़ेगा, बोरेक्स आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा मैंने क्या बताया, बोरोन किससे बनाओगे आप, कोलेमनाइट ओर से। किससे बनाओगे आप, कोलेमनाइट ओर। तो कोलेमनाइट ओर ये जो है, ऊपर वाला भी सॉल्ट था, ऊपर वाला सोडियम का सॉल्ट था, बोरेक्स जो था, ये जो अब हम कोलेमनाइट ले रहे हैं ये कैल्शियम का सॉल्ट है। तो इसका फार्मूला याद करना बेटा, Ca2B6O11.5H2, पहले तो ये काम करना है। फिर आप पहले की तरह प्रोसेसिंग करोगे तो अपने आप सारी चीजें आपको ध्यान में आने लगेंगी कि बोरेक्स मतलब जैसे हमने बोरेक्स से बनाया था वैसे हमें कोलेमनाइट से बनाना है। तो कोलेमनाइट से कैसे बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कोलेमनाइट का फार्मूला याद करना है बेटा। कोलेमनाइट का फार्मूला क्या होगा, सी कैल्शियम वाला साल्ट Ca2B6O11। तो इस Ca2B6O11 में यहाँ पर कैल्शियम और बोरोन दोनों हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे। सोडियम कार्बोनेट में देखो ये बेस है, कैल्शियम से तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना एल्कली मेटल, एल्किलाइन अर्थ मेटल से एल्कली मेटल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये कैल्शियम वाले को बाहर कर देगा और सोडियम का सॉल्ट बना देगा। तो जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट की सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करूंगा तो कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो गया और सोडियम का सॉल्ट बन गया बोरोन के साथ, और सोडियम का सॉल्ट जो बनेगा बैलेंसिंग करोगे तो NaBO2 दो बनेंगे,
NaBO2 और Na2B4O7। NaB4O7 तो अभी देख के ही आए हो, ये तो क्या चीज है आपकी, बोरेक्स। Yes. और ये जो सोडियम BO2 बना, ये सोडियम मेटाबोरेट, अभी 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 नहीं, अभी 6 बजे के बाद। ये जो आपका है, ये सोडियम, इसको बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट। ये जो बन गया हमारे पास सोडियम मेटाबोरेट बन गया NaBO2। तो NaBO2 क्या करेगा, ये फिर CO2 से रिएक्ट करेगा, CO2 से रिएक्ट करके वापस सोडियम कार्बोनेट दे देगा और फिर बोरेक्स दे देगा। तो अल्टीमेटली कोलेमनाइट ओर से भी कहाँ पहुंचे आप, Borax. बोरेक्स में पहुंच गए। वहां पहले भी बोरेक्स से ही किया था आपने, कोलेमनाइट ओर से भी। कोलेमनाइट बस कैल्शियम का साल्ट था, इसलिए हमने सोडियम का सॉल्ट डाल करके और कैल्शियम को हटा दिया, फिर सोडियम का सॉल्ट बोरेक्स आ गया। अब जो बचा हुआ NaBO2 था, उसको भी CO2 डाल करके हमने बोरेक्स में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। Yes. अब बोरेक्स आ गया तो पहले वाला प्रोसेस कर सकते हो ना बोरेक्स में, जैसे पढ़ा अभी आपने, वो सारी चीजें लगाओगे तो आपका कोलेमनाइट और इससे बोरोन मिल जाएगा आपको। क्लियर है। और अगर बोरिक एसिड से करना है तो बनाया ही अभी अपन ने, बोरिक एसिड से भी देखो तीसरा हमने किस किस से सीखा था, हमने सीखा था बोरेक्स से, कोलेमनाइट ओर से और बोरिक एसिड से। बोरिक एसिड। तो बीच में स्टेप बोरिक एसिड पहले ही आ गया। बोरेक्स को जब हीट करोगे तो बोरिक एसिड ही तो बनेगा बेटा, तो तीनों एक साथ ही कवर हो जाएंगे ना। कोलेमनाइट ओर से बोरेक्स बनाओ, बोरेक्स से आगे बोरिक एसिड बनाओ, और बोरिक एसिड से आगे ऑक्साइड बनाओ, ऑक्साइड से आगे बोरोन बनाओ। क्लियर। यस सर। तो ये इस टाइप से आप प्रिपरेशन ऑफ बोरोन कर सकते हो। अब बोरोन हो गया तो इसकी रिएक्शंस, वैसे हमने जनरल आइडिया भी लिया भी था, लेकिन फिर भी हम देखो इसकी कुछ जनरल रिएक्शन करते हैं। तो जैसे बोरोन की रिएक्शन है, सपोज बोरोन का, इसमें ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, जो अभी रिएक्शंस करते थे तो बुक्स की सीधे सीधे पॉइंट थे, लेकिन यहाँ थोड़ा हेल्प मिलेगा आपको। जैसे बोरोन है आपके पास, बोरोन क्या है कि अगर आप नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करोगे, जो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। नॉन ऑक्सीडाइजिंग क्या होते हैं, जैसे कंसंट्रेट HCl, एक ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग होते हैं। अगर आपने नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड लिया, कोई नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड याद कर लो, जैसे HCl है, चाहे कंसंट्रेट हो या डाइल्यूट हो। HCl और H2SO4 जनरली हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, इसलिए इनको नॉन ऑक्सीडाइजिंग कहेंगे। तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं। लेकिन अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एसिड ले लिया आपने, अब HCl कैसा ही ले लो, नॉन ऑक्सीडाइजिंग है। HCl चाहे आप डाइल्यूट लो चाहे कंसंट्रेट लो, और H2SO4 अगर डाइल्यूट लेते हो तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग है। अब ऑक्सीडाइजिंग एसिड से लोगे तो उसका बोरोन का एसिड बन जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा बोरोन, तो ऑक्सीडाइजिंग एसिड क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एसिड जैसे H2SO4 और HNO3। HNO3 कैसा ही हो, और लेकिन H2SO4 डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए H2SO4, कंसंट्रेट। HNO3 कैसा ही हो, चाहे एक्वस हो, डाइल्यूट हो, चाहे कंसंट्रेट हो, तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो बोरोन का एसिड बन जाएगा बोरिक एसिड, H3BO3 H3BO3। अगर HNO3 लोगे तो NO2 बाहर हो जाएगा, H2SO4 लोगे तो SO2 बाहर हो जाएगा। तो एसिड वाली रिएक्शन क्लियर होगी ना बोरोन की, कि एसिड किसके साथ रिएक्शन होगा और किसके साथ रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर। वाटर के साथ बोरोन की अभी बात करके आए थे मैं। वाटर चाहे कैसा भी हो, जब इवन आपका HCl से रिएक्शन नहीं कर रहा है तो हॉट या कोल्ड वाटर से रिएक्शन कैसे करेगा। तो हॉट या कोल्ड मतलब गर्म करते रहो तब रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। हाँ, अगर आपने बोरोन को बहुत हाई टेम्परेचर कर लिया, मतलब जिसको बोलते हैं रेड हॉट, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर, तो बोरोन की रिएक्शन कराओगे तो बोरोन का ऑक्साइड बनेगा, और हाइड्रोजन बनाने का मेथड होगा ये, बोरोन का ऑक्साइड बनेगा। और एल्यूमिनियम जनरली वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम H2O के साथ रिएक्ट करके मॉइस्चर के साथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। नेक्स्ट मेंबर, बेस के साथ रिएक्शन होगा बोरोन का बेस के साथ रिएक्शन में मेटाबोरेट बनेंगे, एल्यूमिनियम में मेटा एल्यूमिनेट बनेंगी, NaBO2 NaAlO2, BO2 NaAlO2। तो यहां पर देखो आपकी बोरोन की रिएक्शन से आपका एक तरह से कंपैरिजन हो गया, किससे, कि आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिड्स हैं, उनके साथ कैसे रिएक्शन करोगे, बेस से कैसे करोगे, वाटर से
कैसे करोगे? तो इसका मतलब बोरोन रिएक्शन किससे कर रहा है बेटा? कर किस से रहा है? यहाँ तो हमारा क्या होना चाहिए? कंसंट्रेट और डाइल्यूट HNO3 होना चाहिए, या कंसंट्रेट H2SO4 होना चाहिए एसिड में। बेस में रिएक्शन कर ही लेगा, बेस सबके साथ। और वाटर के केस में सिर्फ किस कंडीशन में करेगा ये? मतलब ऑर्डिनरी कंडीशन नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है, रेड हॉट। अगर हम बोरोन लेके फिर रिएक्शन करवाएं तब रिएक्शन कर सकता है। क्लियर? इस कैटेगरी को याद ऐसे रखना है। जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ ना, आप जब पढ़ो तब भी आप अपने आप से ऐसे बातचीत करो, या आप आपस में पढ़ते हो तो डिस्कस करो, तब चीजें ज्यादा याद रहेंगी आपको। अब बोरोन के साथ अगर कोई नॉन मोटेल है, मतलब बोरोन के साथ कुछ भी, जैसे हेलाइड है, क्लोराइड है, कुछ भी ऐसी कंडीशंस हैं, तब आप क्या करोगे? अगर बोरोन के साथ कोई नॉन मेटल है, जैसे बोरोन के साथ कोई नॉन मेटल, जैसे ऑक्सीजन ले लिया, अब ऑक्सीजन से रिएक्शन करा ली तो नॉन मेटल को रिप्लेस कर देगा ऑक्सीडेशन, और B2O3 बन जाएगा। एल्यूमिनियम में तो Al2O3 बन जाएगा। अभी नाइट्रोजन बताया ही था आपको, नाइट्रोजन क्या बनाएगा? Bn। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो बोरोन नाइट्रोजन के साथ बनाता है ना Bn, ये जो बोरोन BnX, बहुत सारे पार्टिकल BnX के अटैच हो जाते हैं। एक्चुअल में ये क्या होते हैं? BnX जो है ये ऐसे बी, ऐसे ऐसे शीट बनती है, NB, फिर N, बेंजीन की तरह ऐसे, फिर शीट बनेगी, फिर एक दूसरी शीट बनेगी, इसके साथ अटैच होती जाएगी, फिर इधर से शीट बनती जाएगी, ऐसे शीट बन जाती है ऐसे। लेकिन यहाँ बस फर्क इतना है कि बेंजीन में सिर्फ क्या होते थे? कार्बन कार्बन होते थे ना, यहाँ पर कार्बन नहीं होते। यहाँ क्या होते हैं? नाइट्रोजन और बोरोन। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देता रहता है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देता रहता है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देता है। तो इस टाइप से बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर बनती है, लेकिन वहां पर अल्टरनेटिवली बोरोन और नाइट्रोजन होते हैं, जो सीट बनती है बोरोन और नाइट्रोजन। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कार्बन जैसी ये है, और कार्बन में ग्रेफाइट की ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं इसको हम? इनऑर्गेनिक। बोरोन की ग्रेफाइट को इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं। तो जैसी ग्रेफाइट की 10th में स्ट्रक्चर पढ़ी होगी कि हेक्सागोनल प्लेट्स होती हैं, वही सेम इसमें भी होता है। तो इसमें भी 2 डायमेंशनल शीट होंगी, 2 डायमेंशनल शीट लाइक हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। तो प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। तो और बोरोन जो नाइट्राइट है, बोरोन नाइट्राइड है, ये डायमंड से भी ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन इसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है। तो आर्टिफिशियली तो डायमंड होता है हार्ड, आर्टिफिशियली डायमंड होता है, लेकिन इसको ये आर्टिफिशियली क्या, नेचुरली, नेचुरल जो हार्डेस्ट मटेरियल है वो कौन सा है? डायमंड है। लेकिन आर्टिफिशियली और भी बनाए जाते हैं। ऐसे ही Bn को जब 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है तो जो शीट लाइक स्ट्रक्चर बनती है, उस जो बोरोन नाइट्राइड बनती है, वो हार्डर देन डायमंड भी होता है। इसलिए उसका यूज कटिंग में या पॉलिशिंग में किया जाता है। कटिंग या पॉलिशिंग किसका? इवन डायमंड का। डायमंड तो बहुत हार्ड होता है, तो डायमंड हार्ड होता है तो उसको काटने के लिए भी तो कोई चीज चाहिए ना, तो उसको काटने के लिए हम किसका यूज करते हैं फिर? बोरोन नाइट्राइड का। और ये बोरोन नाइट्राइड आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है, बहुत हीट करके तैयार किया जाता है 300 डिग्री सेल्सियस पर, बोरोन और एल्यूमिनियम के साथ। और इसलिए इसको जो बोलते हैं, एक 3 वर्ड आएंगे, बोरेजीन, बोरेजोल और बोरेजोन। बोरेजोन, तो ये जो है बोरेजोन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? देखो बस फर्क कितना है, एक है बोरेजीन, ए आ रहा है, और ये क्या है? बोरे, मतलब आई आ रहा है, बोरेजीन। और ये क्या है? बोरेजोन। तो जो इनऑर्गेनिक बेंजीन है, ग्रेफाइट है, उसको ये दोनों नहीं बोलते हम, इसको ये वाला नाम देते हैं। इसलिए आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये बोरे जोन है, जीन की जगह जोन। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट को बोरेजोन बोलते हैं, डायमंड से भी हार्डर होता है, और इसको हम नाइट्रोजन से रिएक्ट करा के बनाते हैं तो हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर बनती है। इसको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं। क्लियर है बेटा इतना? तो बेटा एक बार रिपीट कर दो बोरोन की रिएक्शन रिपीट करो बोरोन की। पहले प्रिपरेशन करो, प्रिपरेशन कैसे किया, किस से कर सकते हो प्रिपेयर? 3 मेथड होते हैं, बोरेक्स, बोरिक एसिड एंड कोलेमेनाइट और। तो कोलेमेनाइट और किसका साल्ट होता है? कैल्शियम।
कैल्शियम और बोरोन का किससे रिएक्शन कराते हो उसकी? Na2CO3। सोडियम के साल्ट से। सोडियम का स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए उसको रिप्लेस कर देता है और बोरेक्स बन जाता है ना। और उसमें जो मेटाबोरेट बनता है उसको भी CO2 पास करके बोरेक्स में बना देते हैं। फिर बोरेक्स से आगे कैसे चेंज करते हैं बेटा? बोरेक्स सोडियम का साल्ट है, उसके बाद से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में एसिड से करते हैं। तो एसिड से करते हैं तो बोरिक एसिड, वीक एसिड बाहर हो जाता है। फिर वीक एसिड से कैसे करते हो बेटा? हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं हीट तो कर फिर देते हैं। ऑक्साइड बन जाता है, बोरोन का ऑक्साइड बन जाता है। अब बोरोन के ऑक्साइड में ऑक्सीजन को छुड़वाना है तो क्या करोगे आप? उसका रिडक्शन करवा देंगे। सर रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन रिएक्शन। कौन से वाले रिड्यूसिंग एजेंट? तो बहुत सारे होते हैं, कौन से यूज कर सकते हो? एल्कली और एल्कली एल्यूमिनियम। और एल्कली, एल्कली अर्थ मेटल। हाँ एल्कली एल्केलाइन में जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम कर सकते हैं। क्लियर है ना? ऐसे याद हो जाएगा, फिर आप लिख लिख के देखना रिएक्शंस, बाकी बैलेंस करते रहना, याद हो जाएगा। फिर हमने की रिएक्शंस पहले बोरोन की। तो बोरोन की रिएक्शंस की, तो बोरोन की रिएक्शन एसिड बेस और वाटर के साथ किस किस कंडीशन में होती हैं? एसिड अगर कॉन्सेंट्रेटेड हो तो उसकी रिएक्शन हो जाती है। एसिड में नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है तो उसके साथ हो जाती है, और नॉन ऑक्सीडाइजिंग नहीं, नॉन ऑक्सीडाइजिंग के साथ नहीं होती, ऑक्सीडाइजिंग नहीं एसिड होती, के साथ होती है। तो आपको हो याद, जाती है। हाँ कैटेगरी याद रखनी है बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एसिड कौन से होते हैं? HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ HNO3 कैसा भी हो, बट कंसंट्रेट H2SO4 है ना। और वाटर की किस कंडीशन के साथ रिएक्शन हो सकती है बोरोन की? रेड हॉट सर कंडीशन। जब बोरॉन रेड हॉट हो। हाँ बोरोन मतलब जनरली रिएक्शन होती ही नहीं है वाटर के साथ, हम ये बोलेंगे। और बेस के साथ इजीली हो जाती है, बेस के साथ इजीली होती है। और बनते क्या है बेस के साथ होती है तो बेटा? सोडियम सॉल्ट मतलब NaBO2। हाँ मेटाबोरेट बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? मेटाबोरेट। जैसे मेटाबोरेट। सोडियम मेटाबोरेट, एल्यूमिनियम करेगा तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट, मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। फिर हम नॉन मेटल अगर बोरोन के साथ कोई अटैच है या अकेला बोरोन है, उसकी रिएक्शन हम नाइट्रोजन के साथ करेंगे तो नाइट्रोजन के साथ बड़ी इजीली रिएक्शन हो जाती है। तो जो चीज बनती है उसको क्या बोलते हैं? अजोन। बोराजोन, Bn। इसकी स्ट्रक्चर किससे मिलती जुलती होती है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से मिलती जुलती इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसके बोराजोन बोलते हैं। और ये बोराजोन या बोरोन नाइट्राइड है। ये बोरोन नाइट्राइड आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है, और इवन किससे ज्यादा हार्ड है ये? डायमंड। डायमंड। डायमंड से भी ज्यादा हार्ड है। इसलिए डायमंड की कटिंग में, डायमंड दूसरों की कटिंग में यूज होता है, लेकिन डायमंड की कटिंग में कौन यूज होगा बेटा? बोरोन, बोराजोन या बोरोन। बोराजोन। क्लियर? यस। यस। नेक्स्ट चलो बेटा फिर। अब बोरोन प्लस नॉन मेटल में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देख लिया, नाइट्रोजन के साथ, कार्बन वगैरह के साथ भी रिएक्शन होते हैं। जैसे कार्बन के साथ भी इजीली जैसे रिएक्ट हो जाता है, जैसे नाइट्रोजन के साथ हो जाता है ना, वैसे कार्बन के साथ भी इजीली रिएक्ट हो जाता है और बोरोन कार्बाइड बनाता है, B4C। ये कोवलेंट कंपाउंड है B4C। B4C बनता है कोवलेंट कार्बाइड। ऐसे ही एल्यूमिनियम कार्बाइड बनता है, B4C3 आएगा ये, B4C3। ऐसे ही एल्यूमिनियम कार्बाइड बनता है Al4C3, क्योंकि बोरोन की वैलेंसी +3 होती है बेटा और कार्बन की 4 नेगेटिव। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो कोई ज्यादा मतलब ध्यान रखने वाली बात है, कोई ज्यादा नहीं है। ये भी नॉलेज में रखने वाली बात है। सल्फर के साथ भी रिएक्ट करके B2S3 बना देता है। हेलोजन के साथ तो पता ही है आपको, हेलोजन के साथ BX3 बनाता है। क्लियर? तो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कोई ज्यादा समझने वाली चीजें हैं नहीं। तो जहां थी जैसे सिर्फ यहाँ काम की चीज बोरेजोन आया था, बोरेजोन आया था। ठीक है? यस सर। अब देखो बेटा, अब आपने अभी कहा था कि बोरोन से हम बोरोन को बोरेक्स से भी बना सकते हैं। हम किससे बना सकते हैं? बोरेक्स। बोरेक्स से। तो अब सबसे पहले हम बोरेक्स की स्ट्रक्चर को समझना होगा अच्छे से। तो बोरेक्स का सबसे पहले जनरल फार्मूला याद करो बेटा, बोरेक्स। यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनमें। तो बोरेक्स का फार्मूला सबसे पहले क्या बताया था मैंने? Na2B4O7 डॉट 10H2। 10H2। ये बोरेक्स का फार्मूला होता है, Na2B4O7 डॉट 10H2। एक्चुअल में ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है। ये क्या चीज है?
salt of weak acid and स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन आप ऐसे मत याद करना बेटा, देखो अब मैं तरीका सिखाता हूँ। आपने पहले जस्ट फार्मूला याद कर लिया, फार्मूला याद किया तो फार्मूला हुआ Na2B4O7 डॉट 10H2O, ठीक है। आप इसको ऐसे याद करना, Na2 अलग से, B4, फिर O5, B4O5, या पहले आप B4O5 से पहले B4OH4, B4, फिर क्या याद करना, OH4, फिर O5, और यहां पर आपका हो जाएगा Na2B4O7, तो बाकी जो रह जाएगा 8H2। ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर, यहां से डिसाइड होना है। इस फार्मूले को यहां से डिसाइड करना है, तो पहला क्वेश्चन ही यही बन जाएगा कि एक्चुअल में Na2B4O7 डॉट 10H2 एक फार्मूला था, उसमें आपको क्रिस्टलाइन वाटर कितने दिखाई दे रहे थे बेटा? 10, लेकिन एक्चुअल में 10 होते नहीं है बेटा, 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। उसको आप ऐसे याद करोगे, Na2B4OH4, फिर O5, फिर 8H2। इसकी जो स्ट्रक्चर छुपी हुई है वो यहां छुपी हुई है बेटा। स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर याद करवा रहा हूं, देखो, क्योंकि किताब में डायरेक्ट छपी हुई होती है तो याद नहीं होती है। तो आप सबसे पहले B4 है आपके पास, तो 4 बोरोन रख दो बेटा, ऐसे 1 2 3 4, ठीक है। क्या रख दोगे? 4 बोरोन रख दो। बोरोन के बाद फिर क्या होगा कि 4 बोरोन है, इसके बाद ऑक्सीजन 5 है, इसलिए मैं पहले ऑक्सीजन रखा रहा था। हर एक बोरोन के बीच एक एक ऑक्सीजन डाल दो, 1 2 3 4, और सपोज यहां डाल दो 5। क्लियर? हमारे पास B4 याद किए थे, O5 याद किए। पहले हमने B4B रख दिए, फिर उनके बीच में OO रख दिए, और एक ऊपर और नीचे वाले B या कहीं भी किसी दो B के बीच O रख दिया आपने। क्लियर? अब यू नो बोरोन की वैलेंसी कितनी होती है, या तो 3 या 4, है ना भाई। या तो 3 बॉन्ड बना सकता है, या एक एक्स्ट्रा वैकेंट ऑर्बिटल होता है तो वहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो यहां पर आप देखो इस वाले बोरोन के भी कितने बॉन्ड बन रहे हैं, देखो 2 ही बन रहे हैं ना अभी। तो एक OH इसको दे दो आप, तो इसकी 3 वैलेंसी होगी। इधर वाले बोरोन के भी कितने बॉन्ड बन रहे थे बेटा? 2, एक OH इसको दे दो। क्लियर? अब ये ऊपर और नीचे वाला बोरोन देखो, इस बोरोन के तो ऑलरेडी कितने बॉन्ड हो चुके हैं? 3। तो ये OH से एक लोन पेयर लेके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। एक OH इधर आ जाएगा और एक OH इधर आ जाएगा, तो ये आपकी पूरी स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये सारी स्ट्रक्चर जब बन जाएगी तो इस पे ओवरऑल ये वाला नेगेटिव एक्स्ट्रा आया है, ये वाला नेगेटिव एक्स्ट्रा आया है, तो 2 नेगेटिव आ जाएगा, और उसको बैलेंस करने के लिए आप Na2 Na पॉजिटिव डाल देंगे, ये बैलेंस हो जाएगा, और 8H2O बाहर हो जाएंगे। तो ये आपका रियल स्ट्रक्चर है बेटा। तो आपने पहले Na2B4O7 10H2O को याद किया, Na2B4OH4 और O यूनिट कैसे बन रहे हैं बोरोन के? 2 ट्राइगोनल प्लेनर यूनिट। आवाज आ रही है बेटा मेरी? सर बीच में नहीं आ रही थी। अच्छा, बीच में रुक गई थी। अब मैं ये कह रहा था कि ये बोरोन जो मैंने ऐसे बनाया बेटा, ये बोरोन, तो ये देखो ये ट्रायंगुलर यूनिट बन रहे हैं ना 3 बॉन्ड वाले, ये 2, तो 2 ट्राइगोनल प्लेनर यूनिट। लेकिन जो ऊपर और नीचे वाला देखो बेटा, ये ऊपर और नीचे कितने बॉन्ड बना रहा है बोरोन? ऊपर और नीचे वाले देखो कितने बॉन्ड बना रहा है। और जब 4 बॉन्ड बनाता है तो वो किस टाइप की यूनिट होती है? कोवलेंट। नहीं, टेट्राहेड्रल बेटा।
टेट्राहेड्रल केमिकल बॉन्डिंग में चले जाओ ना, इसका मतलब 2 ट्राइगोनल प्लेनर यूनिट है बोरोन के और 2 टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल यूनिट है। तो ये सारी स्ट्रक्चर याद हो जाएगी आपको। और बीओबी बॉन्ड देखो कितने हैं, बीओबी बॉन्ड, बीओबी बॉन्ड तो अगर निकालोगे तो देखो बीओबी बॉन्ड पहले वाला ये देखो 5 ये यहाँ था पहले वाला BOB1, BOB2, BOB3, BOB4 और BOB5। तो बैंक ऑफ बड़ौदा BOB कितने बॉन्ड होंगे, BOB 5 बॉन्ड। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे बेटा कि बोरेक्स की स्ट्रक्चर। अब ये इतना बनने के बाद, अब जब बनाना स्टार्ट किया था तभी तो बना सकते हो ना, अब तो देख के नहीं आंसर दे सकते, है ना। तो इसमें जो आपके ट्राइगोनल यूनिट है बोरोन के, तो ट्राइगोनल यूनिट तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बोरोन का, sp2। sp2 और जो टेट्राहेड्रल है उसमें बोरोन का यूनिट क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा बेटा। क्लियर। yes तो याद कैसे करोगे, ऐसे स्टेप्स में याद करोगे बेटा, स्टेप्स में याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा कि Na2B4O7.10H2 एक्चुअल में Na2B4 OH का 4 और O5.H2 है। फिर स्ट्रक्चर बनाओगे तो पहले 4B रख दो, फिर उनके बीच में 5 ऑक्सीजन अटैच कर दो। फिर जिस बोरोन की 2 वैलेंसी है उसको एक OH दे दो, एक OH दे दो नॉर्मल वाला बॉन्ड। जिसकी 3 वैलेंसी है उसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, तो 2 टेट्राहेड्रल यूनिट बन जाएगी और 2 ट्राइगोनल प्लेनर यूनिट बन जाएगा। क्लियर। yes अब देखो, अगर मैं बोरेक्स में, अभी मैंने बोला था कि बोरेक्स जो है एक्चुअल में सॉल्ट ऑफ क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक acids एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये मुझे कैसे पता लगेगा, जब मैं वाटर डालूंगा इसमें। जैसे ही Na2B4 में वाटर डालूंगा तो 4 बोरोन के 4 यूनिट है ना, तो 4 बोरिक एसिड बन जाएंगे और बोरिक एसिड बन जाएंगे और 2 NaOH बन जाएंगे, 2 NaOH बन जाएंगे, 4 बोरिक एसिड 2 NaOH। या आप कह सकते हो कि अगर ऐसे नहीं देना चाहते तो ऐसे दे सकते हो कि 2 बोरिक एसिड जो 3 यूनिट वाले थे और 2 सोडियम मेटाबोरेट। चाहे ये दे दो, आप ये बोल दो चाहे वो बोल दो, बात एक ही है। तो ऐसे को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर पढ़े हैं ना आपने। yes बफर क्या होता है, बोरिक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, salt है ना। yes तो H3BO3 और NaBO2 बन जाएगा, तो इसलिए आप इसको बफर बोलेंगे। ये हमारे पास बफर आ जाएगा, फिर एसिडिक बफर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, चलें आगे। यस सर। समझ लिया सभी ने, कर लिया सभी ने। यस। अब आपने बोरेक्स की स्ट्रक्चर क्लियर कर ली, ये आपका बोरेक्स का स्ट्रक्चर हो गया। बोरेक्स की स्ट्रक्चर के बाद आओ बोरेन। फिर नेक्स्ट कंपाउंड होते हैं बोरेक्स के बाद हमारे पास बोरेन। बोरेन देखो, जो बोरेन है 2 टाइप के होते हैं, नीडो बोरेन और आर्केनो बोरेन, 2 फैमिली है। नीडो बोरेन का फार्मूला होता है BnH2n+1, BnH2n+1। आर्केनो बोरेन का जनरल फार्मूला होता है बी, जैसे एल्केन का नहीं होता, 10th में किया था आपने, वैसे ही है बेटा। ये N+4 है, ये N+6। जैसे देखो बी की वैल्यू 2 रखें, एन की वैल्यू, बोरोन 2 रखें, एन की वैल्यू 2 रखें, तो एच कितना आ जाएगा, 2 2 4। बी की वैल्यू 2, तो ये कितना हो गया, 2 2 4 और 4 8 आ गया ना। तो हमें क्या रखना है, 2 2 4, हमें 6 बनाना है इसको। तो मैं यहाँ 2 रखूंगा, 2 2 2 रखो ना इसको 2। तो ये देखो कितना होगा, बी की वैल्यू 2 रखोगे तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। yes ये बन जाएगा। तो इसको 2 बोरोन रखे हैं तो इसलिए आप डाई बोरेन बोलोगे। क्या बोलोगे इसको, डाई बोरेन, B2H6। अगर हम B2H6 बना रहे हैं हम,
और अगर इसके अंदर देखो डाइबोरेन बन गया तो ये तो क्या दे दिया, ये नहीं आएगा ना, ये आएगा 4 रखेंगे, 4 4 2 मतलब ये है कि इसमें से H कम करते जाएं तो वो क्या कैटेगरी आएगी। और इसमें देखो BnHn+6 है, देखो B की वैल्यू मान लो 2 रखें तो ये कितना हो जाएगा 6 और 2 8 है ना। इसको जो है आर्केनो डाइबोरेन बोलेंगे, बोरेन तो ये भी होगा लेकिन आर्केनो डाइबोरेन बोलेंगे। तो एक डाइबोरेन होता है, एक आर्केन। आर्केन में फिर हम इसमें 8 में एक एक H जो है BH2 मिला करके आगे स्पीसीज बना सकते हैं। तो जनरल फार्मूला BnHn6 आएगा, BnHn6। तो B2H6 इसको बोलते हैं डाइबोरेन। तो इस ये फिर हमारे पास डाइबोरेन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो बेटा ये डाई बोरेन H6 अगर नीचे आएगा तो फिर वहां कर देंगे, नहीं तो मैं करवा देता हूँ, 1 by 1 आता जाएगा। ये रिएक्शन है और डाइबोरेन का रिएक्शन आ जाएगा तब कर लेंगे, बनाना बॉन्ड में कर लेंगे। तो आगे कर लेते हैं, आगे है हमारे पास। तो अभी आपको सिर्फ बोरेन की कैटेगरी समझ लो, एक होता है नीडोबोरेन और एक होता है आर्केनोबोरेन। तो डाइबोरेन हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। डाइबोरेन का फार्मूला होता है B2H6। अगर इसका रिडक्शन करेंगे हम किसी हैलोजन के साथ तो H हट जाएगा, उसकी जगह जो आपका X आता जाएगा। तो B2H5X, जैसे B2H5X, HX से भी कर सकते हो डायरेक्ट आप रिएक्शन, और सोडियम हाइड्राइड से भी कर सकते हो, NaBH4 बन जाएगा, सोडियम बोरो हाइड्राइड। अभी मैंने थोड़े दिन पहले बताया भी था, ये सोडियम बोरो हाइड्राइड NaBH4। तो ये NaBH4 किससे बनता है, B2H6 डाइबोरेन की सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं। क्लियर। तो एक केमिकल हो गए बोरेक्स, पहले आपने बोरेक्स के बारे में पढ़ा, उससे पहले इनऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में पढ़ा, फिर बोरेन, बोरेन क्या होते हैं ये पढ़ा। बोरेन के बाद आता है बेटा एलम, मतलब ये बोरोन फैमिली के कंपाउंड चल रहे हैं हमारे, अलग अलग कंपाउंड। फिर देखो हमारे पास एलम, एलम जैसे नाम सुना होगा बेटा, पोटास एलम, यस सर। ऐसे नाम सुना होगा। Yes, तो sir. एलम सिर्फ पोटेशियम का नहीं हो सकता बेटा, किसी का भी हो सकता है। एलम किसी का भी हो सकता है, उसका जनरल फार्मूला ये यूज करोगे, जैसे M2 डैश सल्फेट, M2 डबल डैश कोई दूसरे वाला, सल्फेट का थ्राइस 24H2O, कोई भी इस कैटेगरी में आता हो तो उसको हम रख सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास दो अलग अलग M है तो M2 मत रखो, M डैश M डबल डैश SO4 का ट्वाइस और 12H2। M डैश क्या हो सकता है, यहाँ पर M डैश रखना है तो कोई भी मोनोवेलेंट कैटायन। मोनोवेलेंट में क्या आएंगे, एल्कली मेटल, या तो एल्कली मेटल या अमोनियम आयन। तो एल्कली मेटल सोडियम पोटेशियम रुबिडियम अमोनियम, या थेलियम, क्योंकि थेलियम जो होता है वो Tl+1 वन ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। जो वन ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं वो आ सकते हैं मोनोवेलेंट कैटायन। लेकिन लिथियम नहीं लेना बेटा, क्योंकि लिथियम की पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है तो आयनिक बॉन्ड नहीं बना पाता, कोवेलेंट में चला जाता है। तो लिथियम जो है वो नहीं लेना है आपने मोनोवेलेंट एटम में। और M डबल डैश का मतलब है ट्राईवेलेंट कैटायन। ट्राईवेलेंट कैटायन में जैसे एल्यूमिनियम ज्यादातर यूज करते हो, क्रोमियम यूज करते हो, आयरन+3 यूज हो सकता है, स्कैंडियम+3 यूज हो सकता है। तो जो आप M डबल डैश कह रहे हो इसका मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली मेटल, और M+1 कह रहे हो ये इसका मतलब +1 वाला। जैसे आपने किया होगा बेटा, ये पोटाश एलम पढ़ा होगा आपने, पोटाश एलम। तो पोटाश एलम का मतलब पोटेशियम का सल्फेट और एल्यूमिनियम का सल्फेट। तो पोटेशियम का सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, K2SO4। पोटेशियम सल्फेट क्या बन जाएगा, K2SO4। और एल्यूमिनियम सल्फेट क्या बन जाएगा, देखो Al2SO4। K2SO4 L+4 डॉट twice. डॉट डबल डबल साल्ट हो जाएगा Al2SO4 का थ्राइस, और एक क्रिस्टलाइन वाटर जो है वो फिक्स होते हैं, याद करने होंगे। तो K का मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हो गया ना, और इसके दो एटम हो गए देखो +1 वाले के, और एल्यूमिनियम +3 वाले के दो हो गए देखो। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है पोटेशियम एल्यूमिनियम रखें, हम इनमें से कोई भी रख सकते हैं। क्लियर।
Yes. Yes, दे sir. भी रखा है देखो, पोटेशियम एलम सल्फेट। तो पोटेशियम पोटाश एलम, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इन चीज को हम एलम बोलते हैं। ऐसे ही कई फार्मूले हम बना सकते हैं। देखो जैसे अमोनियम एलम बनाना है तो पोटाश की जगह क्या रख दोगे बेटा आप? अमोनियम एलम बनाना है तो जहां के पॉजिटिव था वो हटा के क्या रख देना? NH4 पॉजिटिव पोटाश एलम में। तो फार्मूला बन जाएगा देखो, NH4 ट्वाइस SO4 Al2SO4 24H2। जैसे आयरन का बनाना है, फेरिक एलम, फेरिक एलम, तो अब फेरिक किसकी जगह पे जाएगा? एल्यूमिनियम वाली एल्यूमिनियम जगह की पे। जगह। फेरिक तो +3 वाला है ना, जो +3 वाला है तो +3 की जगह जाएगा, +1 वाला है तो +1 की जगह जाएगा। जैसे क्रोम एलम, तो क्रोमियम, क्रोमियम का कौन सा होता है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। तो क्रोमियम +3 है तो क्रोमियम ज्यादा, आपको पोटास एलम बोले, आपको क्रोम एलम बोले तो आप बना सकते हो। ये तो कैटेगरी है, पोटास एलम, क्रोम एलम, फेरिक एलम। क्लियर? Yes. और इसमें है क्या ये कि अगर आपने मान लो ये फेरस अमोनियम, फेरस एल्यूमिनियम फेरिक एलम ले लिया आपने, K2SO4 और Al2SO4 ले लिया, या कोई भी आपने पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट ले लिया, तो जब आप हीट करोगे तो सबसे पहले तो वाटर निकलेगा ना, और वाटर के बाद क्या दोनों सॉल्ट अलग अलग होंगे, पोटेशियम का सल्फेट और पोटेशियम का सल्फेट। देखो एल्कली मेटल के सल्फेट और ये सब हाईली स्टेबल होते हैं जनरली, तो ये तो आगे नहीं टूटेगा, लेकिन एल्यूमिनियम सल्फेट तो ब्रेक हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और SO3 गैस बनेगी। इसको अमोर्फस पाउडर बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फिटकरी को अगर, या इस टाइप से कुछ पूछा जाए, K2SO4 पोटास एलम है ना, ये फिटकरी तो है, जो हम फिटकरी इसी को बोलते हैं, पोटास एलम को। फिटकरी या पोटास एलम को हीट किया जाए तो आपको लास्ट फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? तो पोटेशियम का सल्फेट, एल्कली मेटल का सल्फेट मिलेगा, और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और SO3 गैस मिलेगा। क्लियर बेटा? एलम क्लियर हो गए? तो अभी तक देखो कौन कौन से कंपाउंड कर चुके हैं हम। पहला कौन सा किया? बोरोन फैमिली के कंपाउंड पढ़ रहे हैं ना हम। सबसे पहले मैंने अभी पढ़ाया कौन से वाला? बोरेक्स बेटा, बोरेक्स पढ़ा अभी। बोरेक्स में क्या स्पेशलिटी थी? बोरेक्स में क्या स्ट्रक्चर में स्पेशलिटी देखा आपने? Two triangular structure. टू ट्राइंगुलर यूनिट हैं और 2 टेट्राहेड्रल यूनिट है। टेट्राहेड्रल। काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है बेटा। और 6 BOB बॉन्ड है। उसके बाद मैंने किसका करवाया स्ट्रक्चर आपको? सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन करवाया। उसके बाद कौन से केमिकल? बोरोन के Boron. डाइबोरेन, बोरेन जो थे, बोरेन, नीडोबोरेन, आर्केनोबोरेन। और उसके बाद कौन सा करवाया मैंने आपको? Alum. एलम। एलम, 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 एलम। फिर क्रोम एलम, पोटास एलम। तो उनका एक जस्ट फार्मूला होता है, उस फार्मूले में हम +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले सेटिस्फाई करके और रखते हैं। तो ये आपका कुछ केमिकल बोरोन के हो गए। फिर हम फर्दर चलते हैं, इनकी जरूरत हमें अभी नहीं है, आप आ जाओगे। ऊपर वाला कर फिर दीजिए। बोरोन के कंपाउंड, ये वाला, Yes sir. ये वाला, या इससे भी ऊपर? ये वाला। हाँ। सर इससे ऊपर का भी देखना है। हम्म। ये वाला सर अब देखते हैं बोरोन के नेक्स्ट कंपाउंड जो होते हैं वो बैक बॉन्डिंग वाले कंपाउंड होते हैं। वैसे तो कुछ हम बॉन्डिंग में भी उसके बारे में पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा या ध्यान नहीं मुझे अभी। तो बैक बॉन्डिंग वाले कंपाउंड, यहाँ एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग कुछ आपने आइडिया पढ़ा होगा, है ना, कि अगर हमारे पास क्या है कि बॉन्डेड एटम, कोई भी मान लो ऑलरेडी बॉन्डेड एटम है, वन ऑलरेडी बॉन्डेड एटम है, और उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, और उसके पास एक अदर एटम है, उसी में स्पीसीज में अदर एटम है जिसके पास
लोन पेयर है। तो वो बॉन्डेड और वन बॉन्डेड एटम जो आपका है, अगर वो सेकंड पीरियड का है ना, और दूसरा जो है बॉन्डेड एटम मस्ट बी ऑफ ये सेकंड का हो या थर्ड पीरियड का है। तो ऐसे केसेस में अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब क्या कंडीशन हो रही है कि एक मॉलिक्यूल में दो एटम पास पास वाली, एक एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है और दूसरे वाले के पास लोन पेयर है, लेकिन वेकेंट ऑर्बिटल वाला सेकंड पीरियड का होना चाहिए और जो लोन पेयर वाला है वो सेकंड या थर्ड पीरियड का हो जाए। अगर ये कंडीशन होती है तो ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। और इस टाइप के जो बोथ कंडीशन जो है, अगर दोनों एक साथ होनी चाहिए, सेटिस्फाइड साइमultaneously होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक हो। जब दोनों कंडीशन ये एक साथ हो जाएंगी तो साइमultaneously कंडीशन होंगी, तब हमारा जो बॉन्ड बनता है उसको बैक बॉन्ड बोलते हैं। ये साइड ओवरलैपिंग से होता है, इसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो बैक बॉन्डिंग में जो है, बैक बॉन्डिंग जो अगर आप देखोगे तो बैक बॉन्डिंग आपकी कई जगह आपको मिलती है। जैसे कुछ एग्जांपल हैं हमारे पास, जैसे BF3, इस एग्जांपल से जैसे एक्सप्लेन करते हैं अपने। जैसे ये बोरोन के हैलाइड हैं, बोरोन के ट्राई हैलाइड हैं। अब अगर आप देखोगे तो बोरोन का जो है ये केमिकल ट्राई हैलाइड है। बोरोन का ट्राई हैलाइड में बेटा अगर जनरली हम सोचें तो हम ये सोचते हैं कि बोरोन हेलोजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, BX3, और Yes. X इज इक्वल टू क्या हो सकता है, कोई भी हेलोजन, जैसे फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, है ना। अगर हम जनरली सोचें तो हमारे दिमाग में ये आता है कि बोरोन में X X X बॉन्ड होना चाहिए। मतलब थियोरेटिकली यहाँ क्या होना चाहिए, थियोरेटिकली अगर हम सोचें तो ये सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, है ना। लेकिन प्रैक्टिकली क्या ऑब्जर्व हुआ, और सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, कि प्रैक्टिकली ये बॉन्ड practically BX bond is shorter than theoretically। अगर थियोरेटिकली से शॉर्टर आ रहा था, साइंटिस्टों ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सिंगल बॉन्ड जितना होना चाहिए BX उतना होना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि इसका मतलब ये किसकी शो कर रहा है, शो द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड या पार्शियल डबल बॉन्ड। तो इसमें ये चीज सोची गई, फिर ये वाली चीज सोची गई कि भाई इसका मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो बोरोन जो है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, वेकेंट p ऑर्बिटल। बोरोन के पास वेकेंट एक p ऑर्बिटल होता है बेटा, और पास में ही फ्लोरीन रखा हुआ है। फ्लोरीन के पास ऐसे लोन पेयर होते हैं ना, या जो भी हेलोजन है। तो इससे पता लगा कि एक्चुअल में अगर मैं इसको ऐसे करके दिखाऊं, ऐसे देखें बेटा हम X, तो यहाँ लोन पेयर, सपोज ये इसकी लोन पेयर है, तो इसके पास तो फुलफिल्ड ऑर्बिटल है। हेलोजन के पास क्या है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल, मतलब लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर क्या कर सकता है, वापिस बोरोन को दे सकता है ना, और वापिस बॉन्ड बन रहा है। देखो बैक साइड में बॉन्ड बन रहा है साइमultaneously। ये तभी हो सकता है जब हम, तो इससे क्लियर हुआ कि एक्चुअली इसका मतलब जैसे बोरोन ट्राईफ्लोराइड है या बोरोन जो ट्राई हैलाइड्स हैं, इनमें ये हेलोजन वापिस इधर पार्शियली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इसलिए यहां पर कौन सा कैरेक्टर आ जाता है, पार्शियली डबल बॉन्ड आता है। और इस टाइप वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम, बैक से बना है ना वापिस बैक वे इलेक्ट्रॉन, इसी वाले बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, बैक बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्ड। बैक बॉन्ड। बॉन्डिंग। इसका मतलब बैक बॉन्ड या बैक बॉन्डिंग में जो होगा वो, अब बैक बॉन्डिंग में वो कहता है कि बैक बॉन्डिंग के लिए मस्ट कंडीशन क्या है, एक तो क्या होना चाहिए, एक के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, यस। और उसके साइड वाले जो वेकेंट सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। है वो कौन से पीरियड का होना चाहिए,
नहीं, मैंने ऐसा कुछ चेंज तो मैं कुछ नहीं कर रहा इसमें, मेरी पोजीशन में कोई चेंज तो नहीं है। तो ये देखो, जो सेकंड पीरियड जो आपका वैकेंट ऑर्बिटल है वो किस पीरियड का होना चाहिए आपके पास? सेकंड का। और जो साइड एटम वाला है वो सेकंड और थर्ड का होना चाहिए। तो इसका मतलब बोरोन में ये फ्लोरीन, बोरोन कौन से पीरियड का है बेटा? देखो बोरोन का पीरियड क्या है यहाँ पर? सेकंड पीरियड है सेकंड। ना, बोरोन सेकंड पीरियड। एक जस्ट ए मिनट। का है, फ्लोरीन भी तो सेकंड पीरियड का है ना। इसके पास यस 2p ऑर्बिटल, क्लोरीन क्लोरीन थर्ड पीरियड में आ जाएगा, इसके पास 3p ऑर्बिटल होगा। लेकिन ब्रोमीन फोर्थ पीरियड में आ जाएगा, इसके पास 4p वैकेंट होगा। आयोडीन 5p में होगा। तो इधर से इधर जाऊंगा तो बोरोन के साथ हेलोजन की पी पाई बॉन्डिंग बनाने की एक्सटेंट क्या होती चली जाएगी? बढ़ेगी या घटेगी? बोरोन के साथ बैक बॉन्डिंग बेस्ट कौन बनाएगा? क्या बोला है उसने? बेस्ट बनाने के लिए क्या होना चाहिए? बोरोन तो सेकंड पीरियड का है, ओके, लेकिन उसके साथ वाला किस पीरियड का होना चाहिए? या तो सेकंड और 2 का है तो बहुत बढ़िया, थर्ड का है तब भी ओके, सेकंड और थर्ड। जैसे इसका मतलब ब्रोमीन और आयोडीन में जाऊंगा तो बैक बॉन्डिंग का पावर क्या होता जाएगा? कम हो गया। लो हो जाएगा। क्योंकि अनमैच होता जाएगा ना बॉन्डिंग, कम होता जाएगा। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा जो अभी हम कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि अगर मैं BF3 में देखूं तो इसमें सबसे बेस्ट बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं BF3 से BCl3 में जाऊंगा, होगी, लेकिन कंपेरेटिवली फोर। थोड़ा कम होगी, है ना। और अगर मैं आगे ब्रोमीन में चला जाऊं तो फिर बिल्कुल ही कम होने लग जाएगी। और अगर आयोडीन लूंगा तो होगी ही नहीं। अगर मैं आयोडीन लूंगा तो होगा ही नहीं। उसका रीजन समझ गए बेटा क्यों? कि ये जो बॉन्डिंग बना रहा हूं, इस बॉन्डिंग बनाने के लिए, ये जो मैं बॉन्डिंग बना रहा हूं, इस बॉन्डिंग बनाने के लिए बोरोन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है? 2p। पी ऑर्बिटल। और फ्लोरीन का भी कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है? 2p 2 2p। तो दोनों सेम के पीरियड हैं तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। दोनों में इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, और उससे क्या है, जो बॉन्ड बनेगा ये पाई बॉन्ड बनाएगा। जो दूसरा बॉन्ड बनता है उसको हमेशा कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? बैक बॉन्ड तो है, लेकिन है कौन से वाला? पाई। और पाई किससे बन रहा है? इसका भी पी यूज हो रहा है, इसका भी पी यूज हो रहा है, इसलिए कौन से वाला बाई बॉन्ड बोलेंगे इसको? पी पाई बैक बॉन्डिंग। पाई बॉन्ड बन रहा है, दोनों के पीपी ऑर्बिटल यूज होके पाई बॉन्ड बना रहे हैं, दैट्स वाई इसको बोलते हैं पी पाई बैक बॉन्डिंग। क्लियर? तो इधर से इधर चलता जाऊंगा मैं, तो बैक बॉन्डिंग एक्सटेंट क्या होगा बेटा? या पी पाई बैक बॉन्डिंग डिक्रीज एक्सटेंट पूरा नाम लूं तो डिक्रीज बॉन्डिंग एक्सटेंट कम होता जा रहा है। अगर कम होता जा रहा है तो बोरोन की वैकेंसी क्या होती जाएगी? मतलब फ्लोरीन ने तो बोरोन की वैकेंसी फुल कर दी, लेकिन आयोडीन वाले में तो वैकेंसी अभी बाकी है ना, यस। ये वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा है। तो अगर मैं BF3 से BI3 में जाऊंगा तो बेटा वैकेंसी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी या बढ़ती जाएगी बोरोन की सब वैकेंसी? बढ़ती जाएगी।
बढ़ती जाएगी। अगर बोरोन का वैकेंसी बढ़ता जा रहा है तो बोरोन अपनी वैकेंसी फुलफिल कहाँ से करेगा? किसी स्पीसीज से बाहर किसी से रिएक्शन करेगा। तो इसकी Yes. इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग पावर, इलेक्ट्रॉन पेयर कौन सी पावर? Accepting power. एक्सेप्टिंग पावर किससे? फ्रॉम अदर स्पीसीज। एक्सेप्टिंग का मतलब हमेशा अलग अदर स्पीसीज से होता है, अपने पार्ट से नहीं, अपने एटम जो अपने साथ एटम पड़ा है उससे नहीं, फ्रॉम अदर स्पीसीज। Yes. जो बाहर की स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग पावर फ्रॉम अदर स्पीसीज कम होती जाएगी या बढ़ते जाएगी? बढ़ जाएगी। क्योंकि वैकेंसी है तो किसी और से तो पूरी करेगा ना अपनी वैकेंसी। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग पावर फ्रॉम अदर स्पीसीज, आयोडीन से नहीं, आयोडीन तो उसका खुद का पार्ट है, किसी और स्पीसीज से ये आयोडीन उसका फुलफिल नहीं कर रहा है, किसी और स्पीसीज से लेगा। और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग पावर इंक्रीज होता है, इसी को क्या बोलते हैं? कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है बेटा? Acidic लुईस character. Lewis acid. एसिडिक कैरेक्टर। तो काफी इंपोर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको इसका लुईस एसिडिक कैरेक्टर बताना है। तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर, तो इन सब में सबसे बेस्ट लुईस एसिड कौन हुआ? जो BF3 आया सबसे, वो Least acidic. पूरेस्ट लुईस एसिड। Yes. और जो BI3 होगा इन सब में, वो सबसे बेस्ट लुईस एसिड होगा। लुईस तो एसिड। इसी लुईस कैरेक्टर को लुईस एसिड के नए कंसेप्ट की जरूरत पड़ी। इस कंसेप्ट को क्या बोल रहे हो आप? पी पाई, पी पाई बैक बॉन्डिंग, या सिर्फ बैक बॉन्डिंग भी बोल सकते हो। तो बताओ अब क्लियर है ये चीज? BF3, BCl3, BBr3 और BI3 में। सर एक बार और बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि बोरोन ट्राईफ्लोराइड में सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अगर B और X के बीच कोई बॉन्ड नहीं होता तो थियोरेटिक, बाकी स्टूडेंट्स को भी वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर, Yes, वॉइस sir. ब्रेक हो गई। हेलो। यस सर। Yes, sir. वॉइस का प्रॉब्लम सबको आ रहा है क्या बेटा? यस सर, वॉइस ब्रेक हो रही Yes, है sir. अभी भी। Yes, sir. Yes, sir. यस सर।
हेलो हेलो यस हेलो यस सर। हेलो हेलो यस सर। यस सर। आ रही है बेटा? अब आवाज आ रही है आपको? स्क्रीन क्लियर है? यस सर। हाँ, चलो एक बार दोबारा देखते हैं बोरोन हाइलाइट वाला। मैं ये कह रहा था बच्चों आपको कि बोरोन BCl3 BBr3 Bi3, तो बोरोन ट्राइहेलाइड में बोरोन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, उसके साथ 3 हेलोजन है, तो जन के बीच में थियोरेटिकली सोचा गया कि सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन कुछ और आई। प्रैक्टिकली जो बी और एक्स के बीच बॉन्ड था, ये शो कर रहा था कि यहाँ सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। क्या कि जो बोरोन है आपका, अगर बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो और साथ वाले हेलोजन के पास लोन पेयर हो, तो ये हेलोजन जो है लोन पेयर दे करके साइड टू साइड ओवरलैप कर लेगा और वैकेंट ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना देगा, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा ये। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो ये तो इस जो है इसका बॉन्ड शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। इसको क्या बोलेंगे हम? बैक बॉन्डिंग। लेकिन ये बैक बॉन्डिंग की मस्ट कंडीशन है, बैक बॉन्डिंग का जो मस्ट कंडीशन है वो क्या है कि जो सेंट्रल एटम है या एक एटम जो है वो सेकंड पीरियड का होना चाहिए, या तो सेकंड का है तो बेस्ट, नहीं तो थर्ड का होना चाहिए। तभी ये बॉन्डिंग दोनों सेटिस्फाई करेंगी कंडीशन, देन ये बॉन्डिंग जो होगी वो आपकी बन पाएगी, और इसी को हम बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। और साइड टू साइड ओवरलैप होता है तो इसलिए पाई बॉन्ड बनाता है। क्लियर? यहां तक क्लियर बेटा? यस यहां तक क्लियर है? अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या बेटा आवाज? सर, सही आ रही है। अभी प्रॉब्लम आ रहा है कुछ? सब बेटर है पहले से। हैं? और इसमें क्या हुआ कि अब अभी तो अगर नहीं आ रहा। बोरोन का ट्राईफ्लोराइड देखें, बोरोन का ट्राईफ्लोराइड देखें BF3, बोरोन का ट्राईक्लोराइड देखें BCl3, बोरोन का ट्राई ब्रोमाइड देखें BBr3, और आयोडाइड देखें, तो जो बोरोन है वो तो ठीक है, ओके है, 2p है, लेकिन फ्लोरीन कौन सा है? 2p का है। और क्लोरीन कौन से वाले का है? थर्ड पीरियड का है ना, तो इसका 3p ऑर्बिटल यूज होगा। ब्रोमीन का 4p होगा और आयोडीन का 5p होगा। तो 4p और 5p वाले तो बैक बॉन्डिंग बनाएंगे ही नहीं, बहुत कम एक्सटेंट हो जाएगा इनका। तो बनाने में, बैक बॉन्डिंग बनाने में बेस्ट कौन हुआ? किसके अंदर बैक बॉन्डिंग सबसे बेस्ट बनेगी बेटा? BF3 के अंदर। अब BF3 बनेगी तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि बोरोन PP बैक बॉन्डिंग एक्सटेंट बोरोन से, बोरोन के फ्लोरीन से आयोडीन तक जाऊंगा तो क्या होगा? डिक्रीज होगा ना। पी पाई बॉन्डिंग एक्सटेंट, बैक बॉन्डिंग एक्सटेंड बोरोन से आयोडाइड डिक्रीज होगा, तो बोरोन की वैकेंसी तो इंक्रीज हो जाएगी ना। बोरोन का वैकेंसी रहेगा, उसकी वैकेंसी फिल ही नहीं कर पाएगा हेलोजन, तो बोरोन को वैकेंसी बाहर से किसी से फिल करना पड़ेगा, मतलब दूसरे बाहर से किसी से रिएक्शन करके इलेक्ट्रॉन पेयर लेना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग पावर फ्रॉम अदर स्पीसीज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो ना? इलेक्ट्रॉन पेयर इससे नहीं, फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं लेना, हेलोजन से नहीं लेना। हेलोजन तो उसी मोलिक्यूल का पार्ट है, अपने साथी से, अपने अपने सिंगल पार्ट से, मान लो अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में देते हो तो इसको लेना देना नहीं बोलते। लेना देना, डोनेशन या एक्सेप्टेशन तो किसी और से लेते हैं तब होता है अपना। तो यहां नहीं, हम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग पावर फ्रॉम अदर स्पीसीज बात कर रहे हैं बेटा। किसी और स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन देने की पावर कम होगी या बोरोन आयोडाइड की तरफ बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। बोरोन के पास वैकेंसी है आयोडीन वाले, यस सर। आयोडीन वाले बोरोन के पास वैकेंसी है, जिसके पास आयोडीन वाले बोरोन के पास वैकेंसी ज्यादा है तो बाहर से इलेक्ट्रॉनों को लेगा। और इसी कैरेक्टर को कौन सा बोलते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग पावर ज्यादा होता है, उसी को
लुईस एसिड लुईस बोलते हैं। एसिड तो इसका मतलब BF3 से BI3 की तरफ जाऊंगा तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज इसका मतलब सबसे बेस्ट लुईस एसिड इन चारों में कौन हुआ, सबसे बेस्ट BI3 लुईस एसिड BI3 हो गया ना, और BF3 जो होगा वो लीस्ट। पूरेस्ट लुईस एसिड होगा। ये वाली बात बता रहा हूं, क्लियर। यस सर। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट ही आता है एग्जाम में, मेन के एग्जाम में आता है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि लुईस एसिड कैरेक्टर, और इसके जो दूसरे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये कर लो पहले, ये कर लो तो मैं हटा दूं फिर इसको। डन सर। हो गया बेटा, बाकी लोगों का हो गया, चलो आगे। तो इट मीन्स अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर मैं BF3 से BCl3 BBr3 एंड BI3 की तरफ जा रहा हूं, तो आप मुझे आंसर देंगे बेटा। इस तरफ जाऊंगा इधर से इधर, तो लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज होगा, लुईस एसिड कैरेक्टर इंक्रीज बोलो बेटा, इंक्रीज होगा, बिल्कुल इंक्रीज। सही। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि BF3 से BI3 में जाऊंगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल पर क्या फर्क इंक्रीज पड़ेगा, इंक्रीज बॉन्ड एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, नो चेंज। क्योंकि सबका ही 120 डिग्री एंगल है। ट्राइंगल चाहे छोटा हो, इंजीनियर हो बेटा, ट्राइंगल छोटा हो या बड़ा हो, तो क्या एंगल पे फर्क पड़ते हैं क्या, नो सर। हाइब्रिडाइजेशन सेम मैंने है सर, ये तो दो सेम ट्राइंगल एंगल बना दिए, रहेगा। तो दोनों का बॉन्ड एंगल कितना, हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है, CH4 का NH3 का सेम होता है। VSEPR थ्योरी में तो लोन पेयर होता है, तब चेक करते हैं हम। तो सेंट्रल एटम पे तो लोन पेयर है ही नहीं, तो लोन पेयर नहीं है तो बस फर्क तो इतना ही है ना कि फ्लोरीन छोटे साइज का है, तो बॉन्ड छोटा होगा तो छोटा ट्रायंगल बनेगा, और एक दूसरों के बड़े ट्रायंगल बनेंगे। तो एंगल जो होगा वो कोई फर्क नहीं डालेगा बेटा। कई बच्चे इसमें जबरदस्ती VSEPR थ्योरी लगा देते हैं जबकि कोई नीड ही नहीं है, पता नहीं कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्या दिल कहता है, क्या दिमाग कहता है उनका। BF3 में बोरोन के पास कोई सेंट्रल एटम नहीं, सारे साइड एटम फ्लोरीन है, साइज से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, इस हिसाब से तो ट्राइंगल बड़े होते तो उनके एंगल भी बड़े। 3 BBR3 BI3 सब में बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा, इधर से इधर जाओगे, मूव करोगे इधर, नो चेंज, सब में क्या होगा, इन ऑल कितना एंगल रहेगा बेटा, 120 डिग्री। 20। डिग्री। अगर मैं बोलूं अच्छा सबका जीरो पोलैरिटी और होगा। वेरी गुड बेटा, सबका जीरो होगा क्योंकि सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, सारे साइड एटम सेम है, तो सारे साइड एटम सेम होंगे तो वेक्टर क्वांटिटी लगेगी, और डायपोल मोमेंट ओवरऑल सबका जीरो होगा, नो चेंज। तो ध्यान देना बेटा, मैथमेटिकली ऐसे क्वेश्चन आए तो उन पे ध्यान देना है हमारे पास। लुईस एसिड कैरेक्टर इंक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा, पोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, डायपोल मोमेंट सबका जीरो ही रहेगा, बॉन्ड एंगल सबका 120 डिग्री रहेगा। क्लियर। हाँ, पी पाई बॉन्डिंग एक्सटेंड जरूर पूछेगा वो, तो वो डिक्रीज होगा, वो ऊपर कर ही लिया हमने। क्लियर है बेटा। यस सर। Yes. अब देखो, तो जिसमें पी पाई बॉन्डिंग होता है वो डाइमर नहीं बनाते, फिर अपना दो मॉलिक्यूल अटैच नहीं होते, क्योंकि वहीं पर वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो इसलिए फिर देखो मैंने ये इन्फॉर्मेशन को शेयर किया आपके साथ कि जो BF3
और BCl3 होता है। इनमें बैक बॉन्डिंग होता है बेटा, बैक बॉन्डिंग होता है, इसलिए डाइमर डज नॉट एग्जिस्ट। बाकियों के डाइमर होंगे, तो बाकियों के डाइमर किसके होंगे, जैसे AlCl3 है, AlH3 है, क्लोराइड हो चाहे हाइड्राइड, AlBr3 है, AlH की जगह अगर मैं मिथाइल लगा दूं तो वो, इवन BH3 बोरोन में H लगा दूं तो इन सब के डाइमर जो होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे। और आप S ब्लॉक वालों में भी देखेंगे तो BeH2 और H की जगह मिथाइल ग्रुप लगा दूं, ICl3, तो ये याद कर लेना भाई कौन कौन डाइमर बनाते हैं, कौन कौन से वाले डाइमर बनाते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डाइमर मैं डिस्कस भी करूंगा अभी आपसे। लेकिन BF3 और BCCl3 डाइमर नहीं बनाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, क्यों नहीं बनाते, क्योंकि क्या होती है इसके अंदर, बैक बॉन्डिंग हो जाती है, वहीं स्टेबलाइज हो जाते हैं, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं, तो ऑक्टेट पूरा करने की जरूरत ही नहीं है उनको। तो इसलिए BBF3 और BCl3 डाइमर नहीं बनाते, दो मोलिक्यूल अटैच नहीं होते, बाकी वाले डाइमर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप याद कर लेंगे कि कौन कौन से डाइमर बनाते हैं। चलें बेटा आगे। BH3 तो अभी अभी देखा ही था आपने, डाइमर बनाता है। BH3 का भी डाइमर बनाया तो था आपने, जिसको डाइबोरेन बोला था, B2S6 बोला था, डाइमर ही तो था वो BH3 का। फिर आते हैं हम तो BF3 में, ये स्ट्रक्चर पढ़ लिया। देखो BF3 में बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो आप, कोई भी एक बॉन्ड दिखा दो आप। जैसे BF3 में आपने बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो, केमिकल बॉन्डिंग में चले जाओ, तो BF3 है ना, BF दे रहा इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये बॉन्ड जो है तीनों जगह इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो BF बॉन्ड टोटल कितने हैं और एटम कितने हैं, तो टोटल बॉन्ड देखो, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो, टोटल बॉन्ड कितने बन रहे हैं देखो, काउंट करो, 1 2 3 4, तो टोटल बॉन्ड हो गए 4। और एटम कितने हैं टोटल, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 3, तो बाई 3। एक तरीका तो ये, एक दूसरा तरीका ये भी है कि आपका देखो B और F, ये BF बॉन्ड है, BF में एक तो पूरा पूरा सिंगल बॉन्ड है ना, B और F के बीच पूरा पूरा एक सिंगल बॉन्ड, प्लस दूसरा दूसरा एक पाई बॉन्ड था। एक पाई बॉन्ड कितने फ्लोरीन के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो, ये वाला पाई था, इसके भी डिवाइड हुआ है, इसके भी हुआ है, इसके भी हुआ है, तो अंदर 1.33, मतलब आप केमिकल बॉन्डिंग में जाएंगे। दूसरी बात देखो, डायपोल मोमेंट वाला तो मैंने बता ही दिया आपको, कंपनसेट करेगा सबको, तो वो तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। एक्सटेंट ऑफ लुईस एसिड कैरेक्टर वाला देखो, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग कर ही लिया हमने। BF3 में एक्सटेंट सबसे ज्यादा होगा क्योंकि 2 पाई ओवरलैपिंग होगी। BX बॉन्ड है पार्शियल, जो है शॉर्ट बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, तो एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा BI3 में हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर BI में सबसे ज्यादा, फिर BBr3, Cl3 और BF3 में सबसे कम, क्योंकि बैक बॉन्डिंग सबसे BF3 में ज्यादा है, जिसमें बैक बॉन्डिंग ज्यादा उसमें, और जिसका बैक बॉन्डिंग ज्यादा होता है उसका माइनस आई इफेक्ट भी ज्यादा होता है, जिसका बैक बॉन्डिंग ज्यादा उसका माइनस आई इफेक्ट भी ज्यादा हुई। फिर वो अभी आप माइनस आई इफेक्ट वगैरह किए नहीं होंगे, इसलिए अभी करने की जरूरत नहीं है, ये उसमें आएगा आपका जो है ऑर्गेनिक में। तो फिर इधर वाले पॉइंट अब देने की जरूरत नहीं है हमको, ये सारा हमने कर लिया। सिलिकॉन वाले अभी आएंगे तब देखेंगे हम। इफेक्ट ऑफ
बैक बॉन्डिंग, देखो इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग, अगर बैक बॉन्डिंग आ जाती है तो बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क पड़ता है? पार्शियल डबल बॉन्ड आता है तो बॉन्ड लेंथ तो डिक्रीज होती है ना, Yes, sir. बॉन्ड लेंथ Yes. डिक्रीज होती है, लेकिन बॉन्ड एंगल में चेंज, चलो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, अलग अलग कैटेगरी पे डिपेंड करा है। हाइब्रिडाइजेशन में चेंज हो सकता है। जैसे जैसे मान लो आपको कंपेयर करना है बॉन्ड लेंथ इन BF4 और BF3, तो देखो BF4 है तो BF4 नेगेटिव स्पीसीज है आपकी, BF4 नेगेटिव, और एक स्पीसीज है BF3, तो BF4 में तो 4 बॉन्ड आ जाएंगे डायरेक्ट ही, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी ना, 3SA और एक कोऑर्डिनेट, और BF3 में अभी अभी आपने पढ़ा बैक बॉन्डिंग होगी, तो बैक बॉन्डिंग होगी Yes. तो इसका मतलब आप देख सकते हो बेटा, देखो बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा होगी, BF की, इसमें तो सिंगल बॉन्ड रहेगा, Yes. डबल बॉन्ड, तो इट मींस किसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगा बेटा, BF4 नेगेटिव में या BF3 में? BF4 नेगेटिव। बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा आएगा, BF4 नेगेटिव या B? जैसे फिर दूसरा प्रॉब्लम देखो, मैंने लिखा यहाँ पर बॉन्ड एंगल का एग्जांपल लिया मैंने, बॉन्ड एंगल वाला, कंपेयर द बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ, दोनों ही, BO मतलब बॉन्ड एंगल और BL मतलब बॉन्ड लेंथ, इन H3BO3 मतलब बोरिक एसिड BOH3 और BOH4 में, तो B हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो रहा है ना, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन 4 बॉन्ड वाला है तो कितना आ रहा है बेटा, sp3, तो जहां सर sp3 आपकी वॉइस होता नहीं है, आ रही। एंगल कितना होता है अप्रोक्सीमेट 109 डिग्री। 109 डिग्री 28 मिनट, और जिसमें टेट्राहेड्रल में तो 109 होता है ना, टेट्राहेड्रल वाले में, टेट्राहेड्रल ये वाला है, टेट्राहेड्रल है, BOH3 जो है वो ट्राइगोनल है तो उसमें तो 120 होता है ना एंगल, यस सर। एंगल तो ज्यादा आएगा H3BO3 में, लेकिन बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा आएगी, इसमें सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ तो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है BOH3 में, है ना, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है डबल बॉन्ड की तरह। क्लियर? यस सर। चलें आगे बेटा, इसको आगे हटा दूं। 2 मिनट्स। हम्म, चलें बेटा आगे। नेक्स्ट देखो बेटा, फिर मैं आपको नाइट्रोजन फास्फोरस वाले तो नेक्स्ट में आएंगे आपके, फिर यहाँ ये भी नाइट्रोजन फैमिली में कराऊंगा आपको, यहाँ करवाने की मुझे जरूरत नहीं है अभी। फिर ये देखो, फिर आप आ जाओ, अभी मैंने एक चीज डिस्कस की थी बेटा आपसे, मैंने एक कहा था कि एक होता है बोरोन नाइट्राइड, एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था बोरोन नाइट्राइड, और बोरोन नाइट्राइड को मैंने बोला था BN
लेयर होती हैं बहुत सारे बोरोन और एन हेक्सागोनल लेयर होती हैं, इसीलिए इसका नाम दिया था हमने इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। एक कंपाउंड और होता है बोरोन का जिसका फार्मूला होता है B3N3H6, B3N3H6। बेंजीन जैसा ये होता है, इसलिए इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनऑर्गेनिक बेंजीन। बेंजीन। जो इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है इसी को बोरेजीन आईएनई या बोरेजोल भी बोलते हैं। ऊपर वाला जो था वो बोरेजोन था, लेकिन ये बोरेजीन और नाइट्रोजन अल्टरनेटिव होते हैं। तो आप क्या करोगे, बेंजीन की तरह बनाओगे इसको, जैसे बेंजीन बनाया जाता है बिल्कुल वैसा बनाओगे बेटा। और इसमें बोरोन, फिर नाइट्रोजन, फिर बोरोन, फिर नाइट्रोजन, फिर बोरोन, फिर नाइट्रोजन और फिर बोरोन आ जाएंगे, तो 3 बोरोन। तो बिल्कुल बेंजीन जैसा ही होगा, बस फर्क इतना है कि बेंजीन में कार्बन कार्बन की साइकिल होती है, इसमें बोरोन और नाइट्रोजन की अल्टरनेटिव साइकिल है। वन थिंग ये। सेकंड थिंग ये कि यहाँ नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर होता है ये बोरोन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है वो होते हैं। तो यहाँ पर आपके अल्टरनेटिवली जो होंगे, और इस चीज को हम बोलेंगे, जो ये चीज बनाई है, दैट इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन या B3N3H6। ये वाली स्ट्रक्चर हमने यहाँ बनाई है नाइट्रोजन और बोरोन में। इसका म्यू जो आएगा ओवरऑल, वो म्यू नेट डाइपोल मोमेंट 0 आएगा, क्योंकि सेंटर पॉइंट पर देखोगे तो सब एक जैसा दिखाई देगा आपको। सेंटर पॉइंट यहाँ से देखो, बोरोन तीनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बोरोन। तो ये क्या है, नॉन पोलर है, डाइपोल मोमेंट 0 है। नंबर ऑफ एटम इन प्लेन, तो आपके ये देखो जैसे कार्बन में होते हैं सारे एटम आपके 12 के 12, B3P2 है आपका, sp2 होता है, तो नंबर ऑफ एटम इन प्लेन 12 होंगे। अब B3N3H6 का अगर हम HCl से रिएक्शन, तो HCl से रिएक्शन करके B3N3H9Cl बन जाता है, H9Cl3 बन जाता है, बिकॉज H जो पॉजिटिव है और Cl है, तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा बेटा। एक एक डबल बॉन्ड पे अगर आप देखोगे कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन चार्ज आता जाएगा और बोरोन पर नेगेटिव, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव पर बोरोन पर नेगेटिव, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव और बोरोन पर नेगेटिव। जैसे ही HCl ऐड करोगे तो H किसके ऊपर जाएगा, देखो बेटा H पॉजिटिव है, तो H किसके ऊपर जाएगा, बोरोन के ऊपर। Cl ऐड हो जाएंगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन, और पहले एक एक हाइड्रोजन तो ऐड ही था। अब क्या था कि नाइट्रोजन के ऊपर आपने अगर ध्यान दिया हो तो नाइट्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज है, तो वहां Cl अटैच हो जाएंगे, और बोरोन के ऊपर क्या आएगा बेटा, HH, तो अंदर वाला डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, बोरोन के ऊपर HH अटैच आ जाएगा। तो B3N3HCl ये वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो अंदर 3 ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए 3 HCl उस पर ऐड हो रहे हैं और बन रहा है B3N3 H9Cl3। टोटल जोड़ दोगे तो इतना ही सम आएगा। तो ये जो होती है, जो अभी मैं बेंजीन जैसा है लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में नहीं है, दैट्स वाई। क्लियर? एक आपने इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट पढ़ा, एक आपने इनऑर्गेनिक बेंजीन पढ़ा। कोई डाउट बेटा इसमें स्ट्रक्चर में?
सेम है बेटा, हो गया, चलें आगे। यस बोरेजीन हो गया, बोरेजोल हो गया, फिर आ जाओ, अभी मैंने आपको बताए थे मेटाबोरेट, था आपने मेटाबोरेट, तो मेटाबोरेट का फार्मूला होता है BO2 नेगेटिव। अगर ऐसे मेटाबोरेट 3 अटैच हो जाएं तो ट्राइमर बन जाएगा मेटाबोरेट का। तो तब भी आप क्या बनाओगे, इसमें क्या करोगे, बी 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 3 बी कर दो और हर किसी के बीच में एक ओ कर दो, हर एक के बीच में ओ कर दोगे। और फिर क्या है, मेटाबोरेट है तो हर एक बोरोन के पास एक ओ नेगेटिव भी है। अब यहाँ ऑक्सीजन पर लोन पेयर होते हैं जैसे नाइट्रोजन पे थे, ऑक्सीजन यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता रहेगा बोरोन के साथ, ये भी वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर बनेगी। तो इसको बोलते हैं मेटाबोरेट और इसका आयन बनता है, टोटल ऐड कर लो, BO2 का थ्राइस मतलब B3O6 3 नेगेटिव, B3O6 3 नेगेटिव। जैसे मेटाबोरेट का साइक्लिक बनाना है तो ये इसको क्या बोलोगे, साइक्लिक मेटाबोरेट। अब जो स्ट्रक्चर बना है ये आपका साइक्लिक मेटाबोरेट है। मेटाबोरेट BO2, जैसे आपने क्या बना था सोडियम मेटाबोरेट, तो Na पॉजिटिव BO2 नेगेटिव था, तो मिला के करोगे तो वैलेंसी कैंसिल, NaBO2 हो जाएगा, इसको बोल दोगे सोडियम मेटाबोरेट। तो मेटाबोरेट स्पीसीज हो जाएगी BO2। क्लियर? यस सर। तो बोरेजीन, बोरेजोल, मेटाबोरेट और ट्राईहेलाइड। फिर आ जाओ, आपने जरूरत नहीं है। फिर आता है देखो एक बैक बॉन्डिंग, एक आती है बेटा ब्रिज बॉन्डिंग, ब्रिज। अभी मैंने बोला था ना कि कुछ ड्राइमर बनाते हैं, तो जैसे BCl3 जो है, जो बी, अभी मैंने बोला था कि BF3 और BCl3 ये चीज क्या नहीं बनाते, डायमर। फॉर्म डाइमर। तो इसका रीजन क्या है, देखो डाइमर मतलब जैसे एक, हाँ एक दूसरा BCl3 ऐसे रख दिया आपने, अब Cl के पास लोन पेयर तो है ना, इसके पास भी है, इसके पास भी, और बोरोन के पास वैकेंसी है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, ये इसको ऐसे दे दे, तो दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि डाइमर बनाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ये Cl जो पास में आते हैं यहाँ भी क्या ये टकरा जाते हैं, तो स्टेरिक रिपल्सन होता है। और तो स्टेरिक रिपल्सन होता है, और दूसरा रीजन अभी आप पढ़ के ही आए थे कि BCl3 में बैक बॉन्डिंग, तो ये दूसरे इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है, इसलिए एक बैक बॉन्डिंग होती है। तो अगर पहली बात तो बैक बॉन्डिंग है इसलिए बहुत कम पावर है डायमर, इसलिए जो होते हैं 20 ऑफ ट्राई भी पूछेगा तो भी बता सकते हो ना डाइमराइजेशन का ऑर्डर। सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। नहीं बनाएंगे या पावर कम होगा तो जिसमें बैक बॉन्डिंग क्या होती जाएगी बेटा, जिसके अंदर मान लो तो BF3 BCl3 BC, आज क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों L3 आ रही है, आवाज आ रही है बेटा? सर जो भी आपने बोला वो सब ब्रेक हो रहा था।